चालू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया में चालू करूं, मैं आप लोग को बताता हूं ये कहानी स्टार्ट हुई कहां से थी। नेशनलिज्म इन इंडिया की जो बेटा कहानी चालू होती है, ये कहानी चालू होती है गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आने से। कहां से चालू होती है? गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आने के बाद में मेन स्टोरी चालू होती है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नेशनलिज्म की लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, लड़ाई स्टार्ट हो गई थी उससे पहले भी, लेकिन गांधी जी के पिक्चर में आने के बाद में मैं कह सकता हूं कि नेशनलिज्म मूवमेंट ऑफ इंडिया को एक नई डायरेक्शन मिली। इन्होंने एक एजेंडा दिया, इन्होंने एक प्रोसीजर दिया कि कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि ये काम करके आए थे साउथ अफ्रीका में। इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसा मूवमेंट चलाया जिससे वहां का रेसिज्म बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब हम लोग समझते हैं कि उन्होंने इंडिया में कैसे कैसे स्टार्ट किया, कैसे कैसे उनके द्वारा मूवमेंट्स जो अनफोल्ड हुए। तो ये पूरी स्टोरी जानने के लिए, पूरे चैप्टर को कनेक्शन में लाने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये समझे कि गांधी जी इंडिया में कब आए और आने के बाद में सीक्वेंस में कौन कौन से इंसिडेंट किए, और उसके बाद में हम लोग पहुंचेंगे कि कैसे रॉलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग आया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, जो आज की क्लास का टॉपिक है। ठीक है, देखो आप लोगों को एक बार थोड़ी शॉर्ट में हिस्ट्री दे देता हूं। आप लोग को पता है कि ट्रेड के बहाने इंडिया के अंदर फॉरेन से एक कंपनी आती है, स्पेशली ब्रिटेन से, और भी बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज आई थी, लेकिन ब्रिटेन से एक कंपनी आती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी आई किस लिए थी? ये कंपनी आई थी इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए। लेकिन ये ट्रेड करते करते इंडिया पे इन्होंने ट्रेड के साथ साथ क्या शिफ्ट कर दिया? ट्रेड से ये लोग रूल पे शिफ्ट हो गए और इंडिया एक कॉलोनी बन गया। ये कॉलोनी बना तो इंडिया ने 100 साल बाद में 1757 के अप्रोक्स ये लोग पूरी तरह से आए थे, और 1857 में पहली बार इंडिया इसके खिलाफ आवाज उठाता है और रिवॉल्ट होता है 1857 का, जिसकी स्टोरी तुम लोग क्लास 8 तक पढ़ के आए हो। तो ये हमारी क्लास का टॉपिक नहीं है, बस मैं कनेक्शन देने के लिए, डॉट्स देने के लिए आप लोग को ये समझा रहा हूं। अब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, लड़ाइयां चलती रही। अब ये टाइम आ गया जब इंडियंस और अंग्रेजों के बीच में एक प्रॉपर लड़ाई चालू हो रही है। ठीक है, अच्छा कोई भी जना यहां पर ज्यादा हर्ट मत करना। मैं कोई ब्रिटेन का लवर यहां बैठा हो तो मैं उनको बोलने वाला हूं गोरे। ठीक है, तो ये जो गोरों के साथ में हमारे इंडियंस की एक बैट चालू होती है, एक लड़ाई चालू होती है, फाइट चालू होती है, जिसको हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंटली 1857 के बाद में। और ये सीक्वेंस चलता रहता है। इससे पहले का जो सीक्वेंस है तुम क्लास 8 में पढ़ के आए हो। यहां जो तुम्हें मेन सीक्वेंस पढ़ना है ना, वो सीक्वेंस तुम्हारे को पढ़ना है कि जब से गांधी जी इंडिया में वापस आए उसके बाद में आपका क्लास 10th का टॉपिक चालू होता है। ठीक है, तो देखो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से कहां वापस आते हैं बेटा? इंडिया वापस आते हैं। यह आदमी साउथ अफ्रीका पढ़ाई वढ़ाई करके गया था और बहुत नॉलेजफुल आदमी थे। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि गांधी जी को आपने नोटों में छाप दिया, इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर रखा है। ये बात कभी डिटेल में मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आप लोग के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि गांधीयन फिलॉसफी कितनी पावरफुल चीज थी। लेकिन अभी आप ये समझिए बहुत रेस्पेक्टफुल पर्सन है। इन्होंने क्या किया 1915 के अंदर 9 जनवरी को ये इंडिया वापस आते हैं। और जब ये इंडिया वापस आए तो जो इनके गुरु थे गोखले जी, उनकी रिक्वेस्ट पर ये 1916 में पूरा इंडिया घूमते हैं, क्योंकि इनके गुरु आके इनको बोलते हैं कि बोले एक काम करो, तुम इंडिया को घूमो और इंडिया के नेशनलिज्म मूवमेंट की हालत को समझो कि इंडिया किस लेवल पर मूवमेंट को फाइट कर रहा है और इंडिया की क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। इस ड्यूरेशन के अंदर जब इंडिया 1916 में वो विजिट करते हैं, तो विजिट करने के बाद में उन्हें पता चलता है ड्यूरिंग हिज विजिट पहला मूवमेंट उनका स्टार्ट होने जा रहा है, वो है 1917 में। कब चालू होता है इनका पहला मूवमेंट? 1917। बंदा 1915 में इंडिया आया। इंडिया आने के बाद में 1 साल तक बढ़िया घूमा। ड्यूरिंग जब ये घूम रहे थे तो इनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था बेटा? राजकुमार शुक्ला, जो इनको बताता है कि चंपारण बिहार के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। कब?
1917 के अंदर। और इस मूवमेंट को जान करके गांधी जी डिसाइड करते हैं कि हमारे को इसके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहां पर उनका इंट्रोड्यूस होता है पहला सत्याग्रह मूवमेंट, जिसको आप बोलोगे चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। अब देखो जरा मेरी बात समझो कि चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट था क्या, क्या प्रॉब्लम थी चंपारण के किसानों की। अभी बाकी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मैं सिर्फ शॉर्ट में रिकैप दे रहा हूं, ठीक है। चंपारण बिहार के लोगों की प्रॉब्लम क्या थी बेटा? चंपारण बिहार के लोगों की यह प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिशर्स ने पुराने टाइम पर एक रूल लगाया था जिसे वो बोलते थे तीन कतिया सिस्टम। क्या बोलते थे बेटा? तीन कतिया सिस्टम। इस तीन कतिया सिस्टम का मतलब क्या था कि उन्हें अपनी लैंड के 3/20 पार्ट पर इंडिगो ग्रो करना था। क्या ग्रो करना था? इंडिगो। इंडिगो एक ऐसा एजेंट होता है जिसका काम आता है कलर देने में। अब हुआ क्या, जर्मनी ने आर्टिफिशियल डाई लॉन्च कर दी। जर्मनी ने जैसे आर्टिफिशियल डाई लॉन्च करी, आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट करी, तो ये जो इंडिगो की जो नेचुरली ग्रो हो रही थी, इसकी डिमांड एकदम से वर्ल्ड लेवल पे क्या हो गई? डाउन हो गई। जैसे वर्ल्ड लेवल पर डाउन हुई तो जो अपने यहां के किसान थे उनको भी ब्रिटिशर्स ने क्या करना चालू करा? कम पे करना चालू किया। जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स को उस फसल के लिए कम पे करना चालू किया, तो उस सिचुएशन के अंदर जो हमारे फार्मर्स थे वो इंडिगो उगाना नहीं चाह रहे थे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनको फोर्स कर रही थी अपने फार्मर्स को कि आप लोग, हमने जो रेट डिसाइड करी है, मतलब जो कम रेट है, उस कम रेट पर इंडिगो उगाओ और हम लोगों को कम रेट पर सेल करो। अब यहां फार्मर की दो प्रॉब्लम थी। एक तो इंडिगो उनको प्रॉफिट नहीं दे रही, और इंडिगो प्रॉफिट नहीं देने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। वो ये प्रॉब्लम थी कि इंडिगो की वजह से उनकी जो पूरी लैंड है ना, वो डिग्रेडेड हो जाती थी, लैंड कंप्लीटली बंजर हो जाती थी। आप खुद सोचो तुम लोग कि एक किसान जिसको ना तो उसका वैल्यू मिल रहा, ना पैसे का बेनिफिट है, और ना ही उसकी जो सॉइल है वो फ्यूचर में फर्टाइल रह पाएगी, उसकी फर्टिलिटी भी खत्म हो रही है, तो कोई किसान क्यों उगाना चाहेगा? तो इस सारी बात को लेकर के जो हमारे फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस प्रोटेस्ट के बारे में राजकुमार शुक्ला जी किसको इन्फॉर्म करते हैं? गांधी जी को। गांधी जी आते हैं, पूरे मूवमेंट को समझते हैं, और इसके बाद में गांधी जी मिलकर के अपने जो किसान भाई हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनके साथ, चंपारण के सारे फार्मर्स के साथ में मिलकर के क्या करते हैं? एक मूवमेंट करते हैं, जिसको हम लोग पहला मूवमेंट कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के अंदर गांधी जी और इंडियन फार्मर्स की जीत होती है, और ब्रिटिशर्स को तीन कतिया सिस्टम को क्या करना पड़ता है? अबॉलिश करना पड़ता है। ये पहला मूवमेंट था जब गांधी जी इंडिया में आए, बंदे ने एक मूवमेंट किया, और एक मूवमेंट के अंदर ही सारी हिस्ट्री क्या कर दी बेटा? चेंज कर दी। इतनी बात में किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर यहां तक पसंद आ गया हो, सेम पेज पे हो, तो एक बार लाइक्स कर दो, फटाफट से ऐसे हार्ट फ्लोट कर दो। कि हुआ क्या, इंडिया के अंदर आने के बाद में एक साल तो पूरा इंडिया घूमा, इंडिया की सिचुएशन समझी। इंडिया की सिचुएशन समझने के बाद में उन्हें पता चला चंपारण बिहार के फार्मर्स की प्रॉब्लम, जो उन्हें बताई थी उन्हीं के एक फ्रेंड राजकुमार शुक्ला ने, जो खुद भी चंपारण बिहार का क्या था बेटा? एक किसान था, ठीक है। और वहां से गांधी जी को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिगो उगाने के लिए जो इंडियन फार्मर्स है उसको फोर्स किया है, और साथ साथ में उन्हें उनका जो डिसाइडेड, जो एक रेम्यूनरेशन होना चाहिए, जो उनकी एक वैल्यू होनी चाहिए, वो भी उनको नहीं मिल रही, और उनके साथ में गलत तरह से फोर्सफुली उनको ये उगवाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ गांधी जी एक मूवमेंट करते हैं, और उस मूवमेंट में सक्सेसफुल होते हैं। ये पहला मूवमेंट था जब गांधी जी को कोई मूवमेंट स्टार्ट किया विदाउट वायलेंस और उसमें जीत मिली, उसे हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। अब इतनी बात चल रही थी, इसी ड्यूरेशन में उन्हें 1918 के अंदर एक और मूवमेंट के बारे में पता चलता है, जो चल रहा था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या था? अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर, मतलब कॉटन की मिल्स में जो काम कर रहे थे, उनकी और इंडियन जो अपने मिल ओनर्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब देखो जरा बात को ध्यान से सुनना, यहां पर तुम्हारे को गांधी जी की फिलॉसफी के बारे में पता चलेगा कि गांधी जी
गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ थे ऐसा नहीं था, गांधी जी गलत के खिलाफ थे। जो भी गलत करता था तो उनका एक सिस्टम था, कोई भी गलत कर रहा है तो गलत को नहीं सहेंगे और उसको नॉन वायलेंस के थ्रू उसकी आवाज उठाएंगे। तो हुआ क्या, 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल वर्कर के बीच में और मिल ओनर के बीच में एक डिबेट चलता है, या कह दो एक तरह का नेगोशिएशन चल रहा था। जो मिल वर्कर्स थे उनकी डिमांड थी कि भैया आप लोगों ने कहा था कि वर्ल्ड वॉर के अंदर आप लोग सपोर्ट करो, वर्ल्ड वॉर के बाद में आप लोगों का जो रेम्यूनरेशन है, आप लोगों की जो इनकम है उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब इंक्रीज करने की बात थी 50%, लेकिन मिल ओनर क्या बोलते हैं उनको कि हम आपकी कितनी इनकम इंक्रीज करेंगे, सिर्फ 20% आप लोगों की जो डेली वेजेस है उसको इंक्रीमेंट होगा। इस बात को लेकर के जितने भी मिल वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दिया बेटा, प्रोटेस्ट कर दिया। उन लोगों की इस बात पे क्या चल रही थी, अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के जब गांधी जी गए तो गांधी जी ने वहां के वर्कर्स से बात करी और वर्कर्स को बात करके नेगोशिएट करके बोला कि अपने एक मिड पाथ चूज करते। ये लोग बोल रहे हैं 20%, तुम बोल रहे हो 50%। एक काम करो, तुम दोनों के बीच में 30% का डिस्टेंस है। एक काम करो, तुम लोग 15% कम हो, ये लोग 15% इंक्रीज होंगे। मतलब 20 तो वो देने को तैयार थी, इनको 15% बढ़वाता हूं और इनको 15% कम कराता हूं। और उन्होंने उन लोगों को सजेस्ट किया कि तुम क्या करो, 35% जो रेम्यूनरेशन में या तुम्हारी डेली वेजेस में जो डिमांड कर रहे हो तुम इंक्रीमेंट की, वो 35% के लिए करो और इसके लिए तुम लोग क्या करो, स्ट्राइक करो। अब तुम्हारे को एक मजे की बात बताता हूं, ये जो मिल ओनर है ना, ये मिल ओनर ने ही गांधी जी को उनका आश्रम बनाने के पैसे दिए थे। बंदे ने उनके अगेंस्ट ही रिवोल्ट कर दिया, उनकी बहन के साथ मिलकर के। अब इतनी डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन सब बता रहा हूं कि क्यों गांधी जी गलत के अगेंस्ट है। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने, ऐसा नहीं है कि सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही बोला, उन्होंने जो भी गलत चल रहा था ना, गलत सिस्टम के अगेंस्ट में आवाज उठाई। तो मिल वर्कर्स के साथ में उन्होंने क्या डिमांड करी, मिल वर्कर के पास में उन्होंने बोला कि तुम 35% पर डिमांड करो। और बाद में गांधी जी ने खुद ने आकर के उन लोगों को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद में क्या किया, खुद ने भी वहां पर हंगर स्ट्राइक करी। ये पहली बार था कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने हंगर स्ट्राइक का यूज किया था। और स्पेशली गांधी जी ने वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे, आमरण किस पे बैठे बेटा, अनशन पे बैठे। और अनशन पे बैठ करके उन्होंने क्या डिमांड करी, अनशन पे बैठ करके उन्होंने डिमांड करी कि तुम लोगों को किसके अगेंस्ट बैठ रहे हैं, उन लोगों को जो उनके सपोर्टर है, मिल वर्कर के अगेंस्ट बैठे। और बैठने के बाद में क्या डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि आप लोग हमारे को 35% का रेम्यूनरेशन इंक्रीज करो। और आपको बताता हूं इसके अंदर भी गांधी जी क्या हो गए, सक्सेसफुल हुए। तो ये था उनका अगला मूवमेंट जिसको हमने बोला अहमदाबाद या फिर कॉटन मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। ये हुआ। इसी बीच में उनको एक और इनवाइट आता है। वो इनवाइट किसके लिए आता है बेटा, खेड़ा के लिए। किसके लिए आता है बेटा, 1918 में खेड़ा। अब देखो क्लियर है क्या, मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। तो 1915 9 जनवरी के अंदर इंडिया के अंदर आते। इंडिया में आने के बाद में 1916 पूरा इंडिया घूमते और 1917 में बंदा पहला मूवमेंट चालू करता है। पहला मूवमेंट कहां करते हैं, चंपारण बिहार में। और चंपारण बिहार में के बारे में इनको किसने अवेयर कराया था, राजकुमार शुक्ला ने। और उसने किस सिस्टम के बारे में अवेयर कराया था, तीन कतिया सिस्टम के बारे में। और तीन कतिया सिस्टम में क्या था, फार्मर्स को फोर्स किया गया था क्या उगाने के लिए बेटा, इंडिगो उगाने के लिए। इतनी बात समझ में आई। और उनको उस प्राइस पर इंडिगो उगाने को कहा जा रहा था जिस पे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ड्रास्टिकली उनकी प्राइसेस कम कर दी थी। और उन्होंने प्राइस कम क्यों करी थी, इसके पीछे का रीजन क्या था, उन्होंने प्राइस इसलिए कम करी थी बिकॉज जर्मनी ने क्या कर दिया था, आर्टिफिशियल जो डाई है उसको क्या कर दिया था बेटा, इन्वेंट कर दिया था। इतनी आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 1917 में पहला मूवमेंट करने के बाद में दूसरा मूवमेंट करते हैं 1918, जिसके अंदर अहमदाबाद मिल वर्कर के अगेंस्ट। अब 1918 के बाद में तुरंत 1918 में दूसरा मूवमेंट करते हैं। यह मूवमेंट होता है खेड़ा में। इस मूवमेंट में क्या था बेटा, खेड़ा के अंदर, खेड़ा आता है गुजरात के अंदर और चंपारण आता है बिहार के अंदर। ठीक है, ये दोनों मूवमेंट, दोनों चीजें ध्यान रखना। 1918 के अंदर गुजरात खेड़ा के अंदर हाई लेवल पे क्या हुआ था,
क्रॉप फेलियर हुआ था और ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था कि क्रॉप फेलियर जब भी होगा वो किसी भी फार्मर से टैक्स नहीं लेंगे अगर वो एक जो सेट क्वांटिटी है उससे कम का प्रोडक्शन होता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी फार्मर्स थे उनका जो प्रोडक्शन था ना बेटा वो 1/4 टाइम जो हमेशा प्रोडक्शन होता है उससे कम हुआ था। और ये रूल कहता था कि 1/4 से अगर कम होगा तो उनसे किसी भी तरह का टैक्स लिया नहीं जाएगा। लेकिन ये सारे रूल होने के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम किसी भी तरह का क्या नहीं करेंगे, आपका कोई भी टैक्स जो है वो माफ नहीं करने वाले। जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा बोला तो वहां के जो फार्मर्स थे इस बात को लेकर के स्ट्राइक पर बैठ गए और उन्होंने गांधी जी को अपील किया कि आप हमारा इस मूवमेंट में साथ दो। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह बोला कि जो भी टैक्स नहीं देगा या तो उसको ट्रायल में डाल दिया जाएगा या फिर उसकी जितनी भी जमीन लैंड है उसको क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे। इस बात को गांधी जी ने कोर्ट में पेश किया, ठीक है, और इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसका रिजल्ट यह आया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको मानना पड़ा, उनको एडमिट करना पड़ा और उन्होंने वहां पर उस साल मतलब 1919 के लिए टैक्स को क्या कर दिया बेटा, माफ कर दिया। टैक्स कब लेने वाले थे वो 1919 में, और उस साल के लिए क्या करा, टैक्स को क्या करा, माफ कर दिया। खेड़ा में हुआ क्या था, खेड़ा में ह्यूज क्रॉप फेलियर हुआ था और उस क्रॉप फेलियर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा था कि जब भी एक सेट क्वांटिटी से कम में प्रोडक्शन होगा तो उस साल उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, इस बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और गांधी जी से भी रिक्वेस्ट करी कि वो उन लोगों को कोर्ट में इस पर क्या करें बेटा, रिप्रेजेंट करें। जब कोर्ट पर इस बात पे रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, ठीक है, अभी मैं चंपारण वापस से समझा देता हूं, ठीक है। तो जो गांधी जी ने उन लोगों को जाकर के कहां पे रिप्रेजेंट किया, कोर्ट में रिप्रेजेंट किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का डिसीजन देना पड़ा कि ठीक है 1919 के लिए भी टैक्स क्या करा जाएगा, माफ किया जाएगा। जबकि पहले वो लोग ऐसा करने से मना कर रहे थे और इवन जिस किसान ने टैक्स नहीं भरा था उनकी जो लैंड थी ना उसको हड़प भी लिया था। चंपारण समझ नहीं आया सर, ठीक है, देखो बेटा चंपारण मूवमेंट में कुछ नहीं था। चंपारण में क्या था, जो चंपारण बिहार के किसान थे ना वहां पर एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते हैं 3 कतिया सिस्टम। अब 3 कतिया सिस्टम के अंदर होता क्या था कि हर फार्मर को अपनी लैंड के अगर वो 20 टुकड़े कर दे ना, 20 पार्ट, उस 20 पार्ट में से 3 पार्ट के अंदर फोर्सफुली इंडिगो उगाना पड़ता था। अब पहले तो फार्मर ये काम करने को रेडी थे इंडिगो उगाने के लिए, स्टार्टिंग में भी उन्होंने फोर्स किया था। वो क्यों रेडी थे, क्योंकि उनको उसका एक अच्छा प्राइस मिलता था। लेकिन हुआ क्या, जर्मनी में एक सिंथेटिक डाई इन्वेंट हो गई, मतलब उसको उगाना नहीं पड़ता था, वो केमिकल से बन जाती थी। और उससे हुआ क्या, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंडिगो, जो एक डाई सब्सटेंस का काम था कलर देना, उसकी डिमांड ड्रास्टिकली क्या हो गई बेटा, कम हो गई। जैसे उसकी डिमांड कम हुई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो फार्मर्स इंडिगो उगा रहे हैं ना उसकी भी प्राइजेस को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए और उनको उसका कम पे किया जाए। लेकिन उनको इंडिगो उगाना है, ये कंपलसरी है। अब दिक्कत ये थी अपने किसानों के साथ में कि भैया हम इंडिगो क्यों उगाएं, उससे 2 नुकसान थे। पहली बात तो तुम हमारे को जो हमारा होना चाहिए उसका पेमेंट, वो पेमेंट नहीं करे, और दूसरी उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी कि वो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी उसको हमेशा के लिए क्या कर देता था, खत्म कर देता था। उसमें उसके अलावा कुछ और नहीं उगाया जा सकता था, वो जमीन को बंजर कर देता था। क्या कर देता था बेटा, बंजर कर देता था। तो इसके खिलाफ वहां के जो किसान थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन लोगों पे बहुत सारे अत्याचार ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। इसलिए उन लोगों ने गांधी जी को अप्रोच किया और बोला कि हमारी रिक्वेस्ट है आप 3 कतिया सिस्टम को या तो खत्म करवाओ या फिर हमारे को रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए जो हम चाहते हैं। क्या यहां तक का सारा पॉइंट क्लियर है? अगर यहां तक सबको समझ आ गया तो एक बार कमेंट्स में सेम पेज लिख दो ताकि मेरे को पता चले मैं आगे के
इंसिडेंट पे बढ़ूं। तो ये थे 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी ने आते ही करे। सबसे फर्स्ट 1916, 1917 के अंदर, 1915 में आए, 1916 में पूरा इंडिया घूमा, 1917 में पहला मूवमेंट किया, फर्स्ट मूवमेंट जिसको बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद में सेकंड 1918 में ही किया जिसका नाम था अहमदाबाद सत्याग्रह। और अहमदाबाद सत्याग्रह किसके लिए किया था? कॉटन मिल वर्कर के लिए। और उसके बाद में थर्ड मूवमेंट किया 1918 में जिसको हमने बोला कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह क्यों था? किसी को यहां तक में कोई भी डाउट हो तो बोलो। और आप लोग को उसकी बहुत डिटेल लिखनी नहीं है, लेकिन आप लोग को स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी पता नहीं होगी और गलती से भी थोड़ा सा 2-3 लाइन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो लिखने के लिए कंटेंट होने वाला नहीं है। तो कंटेंट पहले सुनना पड़ेगा, तब कंटेंट एग्जाम में निकलेगा। इतना सबको समझ आ गया है? अब ये सारी बात चल ही रही थी। 1990 का एक और मूवमेंट आता है। अब देखो मैं थोड़ी सी एक स्टोरी अलग से समझा रहा हूं, पहले उस स्टोरी को सुनना, समझना, फिर समझ में आएगा कि रॉलेट एक्ट कैसे बीच में पिक्चर में आ गया। हुआ क्या था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चल रहा था? 1914 से लेकर के 1918 तक। क्या चल रहा था बेटा? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था जिसको उन लोगों ने नाम दिया था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। क्या नाम दिया था बेटा? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। अब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में क्या लिखा था कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर कोई भी इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं चलाएगा। कोई भी अगेंस्ट के अंदर मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अगेंस्ट के अंदर मतलब वायलेंस जैसी चीजें कर रहा है, या किसी भी तरह का मैं बोल दूं कि ब्रिटिश पॉलिसीज को लेकर के कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। और ये जो रूल उन्होंने बनाया था वो कब बनाया था? वर्ल्ड वॉर 1914 के टाइम पे उन्होंने कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया था। और 1918 वर्ल्ड वॉर खत्म होने के 6 महीने बाद तक रखने की बात थी, 6 मंथ्स बाद तक, कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी तरह का जो भी मतलब प्रोपोगेशन करता हुआ, या मैं कह दूं किसी भी तरह का अपन वर्ड यूज कर सकते हैं इसके अंदर, मैं तुम्हारे को इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए बोलूं तो कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं चलाएगा। और ये कब तक के लिए वैलिड था? 6 मंथ तक। कब तक? 6 मंथ, मतलब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में 6 मंथ बाद तक। अब हुआ क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि भैया अगर अब तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 में हम लोगों ने इनका सपोर्ट ले लिया, ये कह के कि तुम वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे को सपोर्ट करो, इसके बाद में हम तुम लोगों को क्या दे देंगे? होम रूल दे देंगे। इससे पहले इन लोगों ने हमारे को लॉलीपॉप दी थी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से लड़ाई कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि हमारे को अपना रूल चाहिए, अपना देश। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, तुम हमारा वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे साथ दो लड़ाई के अंदर, अगर वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद में हम तुम्हारे को तुम्हारी कंट्री में रूल करने की परमिशन दे देंगे। लेकिन इन लोग को लगा कि वर्ल्ड वॉर 1 अब खत्म हो गया, अब ये लोग क्या करेंगे? हमारे खिलाफ एक्टिविटीज चालू करेंगे। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या कहा कि जो ये एक्ट था ना, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, इसको इन्होंने इनफाइनाइट टाइम के लिए इंपोज कर दिया। इसका मतलब उन्होंने बोला कि कोई भी जना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता है। अब जैसे ये बात छिड़ी तो जो हमारे यहाँ के जो भी पॉलिटिशियंस थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पर, पॉलिटिशियंस नहीं बोलेंगे उनको, क्या बोलेंगे? फ्रीडम फाइटर्स बोलेंगे। तो जो वो फ्रीडम फाइटर्स है ना, उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई। अब जब उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज उठाई तो यहां से पिक्चर में आता है आपका रॉलेट सत्याग्रह। कौन सा? रॉलेट सत्याग्रह। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भैया इंडिया लेवल पर मैं एक मूवमेंट चालू करूंगा, और जिसका नाम वो क्या रखने वाले थे? रॉलेट सत्याग्रह। अब रॉलेट सत्याग्रह को उन्होंने कब इंट्रोड्यूस किया बेटा? 1919 में 24 फरवरी को। 1919 में 24 फरवरी को उन्होंने बॉम्बे में एक मीटिंग ली, और मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया कि हम लोग ये जो इन लोगों ने इनफाइनाइट टाइम के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। कौन सा लॉ लगा दिया था बेटा? मार्शल लॉ। जो मार्शल लॉ लगाया है, हम इसके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे और हम लोग ये मार्शल लॉ को खत्म करवाएंगे।
इस बात के लिए हुआ क्या बेटा, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, यहां पर मीटिंग में डिसाइड किया और 6 अप्रैल 1919 को क्या करा बेटा, ये मूवमेंट स्टार्ट किया। जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ क्या, पंजाब में थोड़ा सा वॉयलेंस भड़क उठा। 9 अप्रैल को पंजाब में उनके 2 लीडर थे, एक का नाम था सिफुद्दीन खिचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। कौन था बेटा, सिफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों को क्या किया बेटा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उठा करके जेल में डाल दिया। अब ये थे पंजाब के 2 फेमस लीडर्स, मतलब लोग बाग इनको बहुत पसंद करते थे। तो इसके अगेंस्ट में वो लोग वहां पे क्या करने लगे, जैसे 9 अप्रैल को उनको डाला, लोगों ने इसके अगेंस्ट में मूवमेंट करना चालू किया। बहुत सारी जगह पे पंजाब पे वायलेंस भी हुआ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वायलेंस को देखते हुए 11 अप्रैल को क्या लगा दिया बेटा, मार्शल लॉ। क्या लगा दिया, मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या था कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी भी तरह का एजेंडा, किसी भी तरह की स्ट्राइक या कुछ भी अगेंस्ट बोलते हुए मिला तो वो उनको उठा करके बिना पूछे एक तो जेल में डाल देगी और ओपन फायरिंग कर देगी। ठीक है। अब इसका जो इन्होंने इंचार्ज बनाया, किसको बनाया, एक बहुत ही घटिया आदमी था, उसका नाम था जनरल डायर। क्या नाम था बेटा, जनरल डायर। नाम से डायर है वो, तो मतलब बोलते हैं ना डायन, और उसके डायन में बस एन ही नहीं था, आर तो पूरा था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, जनरल डायर। और वो जनरल डायर को इसकी बात की क्या दे दी जाती है, कमांड दे दी जाती है कि आप कहीं पर भी ओपन फायर कर सकते हो। तो होता क्या है, 13 अप्रैल को यह बैसाखी का दिन था। बहुत सारे लोग बाग, एक जगह थी जिसका नाम था जलियांवाला बाग, वहां पर कलेक्ट होते हैं बैसाखी फेस्टिवल बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, उन लोगों को इस इवेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं होता कि मार्शल लॉ लगा हुआ है पंजाब में। ठीक है, और वो लोग क्या करते हैं, उस गार्डन में चले जाते हैं बैसाखी मनाने के लिए, और साथ साथ में वो लोग बहुत पीसफुल क्या कर रहे थे बेटा, बहुत पीसफुली वो अपना एक मूवमेंट चला रहे थे अपने इन दोनों लीडर्स के लिए। इतने में वहां पे जनरल डायर आता है और अपने ट्रूप्स को, मतलब अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दे देता है कि इन पे क्या करना चालू करो, ओपन फायर करो। और उस दिन लाखों की संख्या में लोग बाग क्या होते हैं बेटा, मर जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, बड़े। और इस पूरे इंसिडेंट को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैस्केयर। तो अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तो जलियांवाला बाग मैस्केयर का समझ में आया फंडा था क्या। ये जलियांवाला बाग मैस्केयर ऐसे चालू नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी यहां से, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट से, जो कि खत्म हो जाना था 1918 के 6 महीने बाद में। क्योंकि ये बात थी कि वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होगा उसके 6 महीने बाद में इस एक्ट को खत्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने क्या करा, उनको ऐसा लगा कि भैया बेस्ट तरीका है इंडियंस को कंट्रोल करने का, क्योंकि अगर इन लोगों से ये एक्ट हटा दिया तो ये लोग दोबारा रिवोल्ट करेंगे। तो रिवोल्ट ना करें इसलिए उन्होंने क्या करा, इस लॉ को कंटिन्यू कर दिया हमेशा के लिए। जैसे ही कंटिन्यू किया, इस बात पर गांधी जी वगैरह ने बोला कि भैया ये तो ब्लैक एक्ट है। कौन सा एक्ट है, ब्लैक एक्ट। उन्होंने आवाज उठाई। जैसे उन्होंने क्या करी, आवाज उठाई, उन लोगों ने क्या करा, मार्शल लॉ लगा दिया। और इस मार्शल लॉ का सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां देखने को मिला बेटा, पंजाब में। और पंजाब में क्या हुआ इसके बाद में, 6 अप्रैल को गांधी जी ने, 24 फरवरी को डिसाइड किया, 6 अप्रैल को पहला मूवमेंट किया, 9 अप्रैल को पंजाब से 2 उनके लीडर थे, एक तो सिफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको उठा करके क्या करा बेटा, जेल में डाल दिया। जैसे इनको जेल में डाला, इसके अगेंस्ट में फिर लोगों ने रिवोल्ट करना चालू किया। तो 11 अप्रैल को पंजाब के अंदर लगा दिया गया मार्शल लॉ। तो 2-3 जगह थी जहां पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट हुआ था, एक तो पंजाब था, एक गुजरात था, और भी कुछ जगह थी जहां पे बहुत ज्यादा रिवोल्ट चालू हुआ था। अब इस रिवोल्ट के चालू होने का भी रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी इससे। तो ये सारी सब कुछ चल रही थी, तो मार्शल लॉ 11 अप्रैल को लगाया। अब इस लॉ के बारे में लोगों को पता नहीं था। वो लोग क्या करते हैं, पंजाब के लोग 13 तारीख को, पंजाब का फेस्टिवल है बैसाखी, वो लोग 13 तारीख को जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं। क्या सेलिब्रेट करने के लिए, बैसाखी। और इतने में जनरल डायर आता है और सबको ऐसे डिस्काउंट कर देता है, समझ में आई। और जितनी आसानी से डिस्काउंट बता रहा हूं, बहुत गंदा पेनफुल प्रोसेस था। छोटे छोटे बच्चे खुद कुएं में कूद रहे थे और अपनी जान दे रहे थे, और उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया था, कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता था, सीधे ओपन फायरिंग। बात समझ में आ रही है। और ये पूरा कांड कहलाता है जलियांवाला बाग मैस्केयर। ठीक, बढ़ा दी थी। अब बात मैं आप लोगों को करूंगा, मैं आप लोग को पहले एक बार
कहीं ना कहीं एंड की तरफ लेकर के जा रहा हूं लेक्चर के पहले। मतलब मैं आज आप लोग को समझा रहा हूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहां खत्म हो जाता है, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन देखना चालू करें तो एक फ्लो में हम लोग गो थ्रू कर पाए। ठीक है, अब मेरी बात को यहां से सुनना। सारा बैकग्राउंड अच्छा चल रहा था, होता क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी स्टार्ट कर देते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, नॉन कॉपरेशन एक पहला ऐसा मूवमेंट था। अभी तक जितने भी मूवमेंट हुए थे ना बेटा, सारे मूवमेंट्स में क्या हो रहा था, या तो अमीर घर के लोग बाग या फिर मिडिल क्लास पुअर लोगों का या मुस्लिम्स का बहुत ज्यादा किसी भी नेशनल लेवल मूवमेंट में सपोर्ट नहीं देखा गया था। लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो ये फर्स्ट टाइम था कि गरीब घर के लोगों ने भी और साथ साथ में जो फार्मर्स हैं, महिलाएं हैं, मुस्लिम्स हैं, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। इन सब के लिए जो नेशनलिज्म मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट करने के पीछे मोटो अलग अलग था, सबका स्वराज लेने को मोटो अलग अलग था, बट स्टिल ये पहला ऐसा मूवमेंट था जो मास लेवल पे स्टार्ट हुआ और पूरे इंडिया से, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इससे पहले जितने भी मूवमेंट हो रहे थे उसमें मास लेवल पे पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इतने मास लेवल पर मूवमेंट होने के बाद में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं थी, वो लोग थोड़ा सा भी झुकने को तैयार नहीं थे। तो इस बात पे गांधी जी पर प्रेशर बनाने लगती है कांग्रेस की कम्युनिटी, क्योंकि गांधी जी ने बात कही थी कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्टार्ट करूंगा उसके एक साल बाद में मैं सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो ऐसा करने के लिए गांधी जी पर प्रेशर आने लगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि गांधी जी को क्या बोला बेटा कि पूरी कांग्रेस कम्युनिटी ने फोर्स करना चालू किया कि गांधी जी पूरी कंट्री के लोग बाग साथ दे रहे हैं, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि आपने प्रपोज किया था कि जैसे लोग बाग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आप सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट कर दोगे। तो गांधी जी इस बात के लिए डेट अनाउंस करते हैं कि मैं 1 फरवरी 1922 को अपने बारडोली गुजरात से सीडीएम मूवमेंट स्टार्ट करने वाला हूं। अब गांधी जी जैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते उसी टाइम पर 5 फरवरी 1922 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि कहां तो गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, मतलब नॉन कॉपरेशन के बाद में एक और उसका अपर वर्जन स्टार्ट करने वाले थे, और वहीं पर सडनली गांधी जी 5 फरवरी को डिसाइड करते हैं कि अब वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप समझो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद क्यों हुआ था। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो बंद हुआ इसके पीछे का रीजन था चौरी चौरा इंसिडेंट। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग कहां पर है। तो चौरी चौरा जो है वो यूपी के अंदर है। यूपी का एक स्टेट है जिसका नाम है गोरखपुर, और गोरखपुर का एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चौरी चौरा। यहां पे एक बहुत इनफेमस इंसिडेंट हुआ था हिस्ट्री के अंदर। ये फेमस है इस बात के लिए क्योंकि हुआ क्या था, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, गुस्से में आकर के इन पे क्या करना चालू कर दिया बेटा, लाठीचार्ज करना चालू कर दिया, इनको मारना चालू कर दिया। जैसे गवर्नमेंट ने इनको क्या करना चालू किया बेटा, जो ब्रिटिश पुलिस वालों ने मारना चालू किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो लोग बाग थे, जैसे उनको मारना चालू किया ना, उन लोगों को गुस्सा आ गया और उन लोगों ने बैक अटैक कर दिया। किस पे अटैक कर दिया, ब्रिटिश पुलिस वालों पर। अब वो लोग क्या हुए, अपनी जान बचाने के लिए कहां पे भागे, अपने पुलिस स्टेशन में। और जैसे वो लोग पुलिस स्टेशन में जान बचाने के लिए भागे, सारे लोगों ने, जो गांव के लोग बाग थे, उन्होंने उसे चारों ओर से पुलिस स्टेशन को घेर लिया और उस पूरे पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया बेटा, आग लगा दी। और जब उन्होंने पुलिस स्टेशन में आग लगाई तो उन लोगों को वहां पर 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। जैसे ये मूवमेंट गांधी जी सुनते हैं कि इतनी एक्सट्रीम लेवल पे वायलेंस हुआ है, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि ऑन द सेम मूवमेंट या ऑन द सेम डे मैं क्या करने वाला हूं, इंसिडेंट जो मेरा मूवमेंट चल रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसे स्टॉप करने वाला हूं। मैंने कल भी आप लोग को क्लास में समझाया था कि गांधी जी ने का पूरा मोटो क्या था कि हम लोग को क्या करना है बेटा, नॉन वायलेंस। और ये लोग जैसे वायलेंस को स्टार्ट करना चालू करते हैं, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भैया मैं मूवमेंट को लॉन्ग नहीं चलाने वाला हूं, क्योंकि अगर आप लोग सोच रहे हो, क्योंकि उनका मैसेज ये था कि बोले अगर इंडियन सोच रहे हैं
कि हम लोग वायलेंस से किसी भी तरह से ब्रिटिशर से जीत सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जैसे उनको लगा कि लोग बाग वायलेंस पे उतर आए हैं, उन्होंने तुरंत मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि गांधी जी ये बात जानते थे कि वायलेंस की हेल्प से हम लोग कभी भी इंडिया में स्वराज ला नहीं सकते हैं। अब इतनी बात चल रही थी, साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स और आने लगी थी। देखो बहुत लंबा टाइम हो गया था मूवमेंट को चलते हुए, अप्रोक्सीमेटली 2 साल होने आ गए थे, है ना, 1 से 1.5 साल चला था मूवमेंट। तो इतने लंबे टाइम तक लोगों को एंथुजियास्टिक रखना, मतलब लोगों में मोटिवेशन बनाए रखना, या उसी सेम पिच पर इतने मास लेवल के मूवमेंट को चला पाना ये पॉसिबल नहीं था। इसके पीछे कुछ रीजन थे। पहला रीजन तो एनसीएम की 3 डिमांड थी। एक तो पंजाब रॉन्ग्स के अब जो हुए उसको रिड्रेसल दो, दूसरा स्वराज, और तीसरा खिलाफत इशू। तो खिलाफत इशू ने भी सिग्निफिकेंस कम हो गई थी, क्योंकि जो उनका खलीफा था ना, जिसके लिए वो लोग लड़ रहे थे, 1924 में वहां के लोगों ने खुद ने एक ऐसा रिवॉल्ट किया, और वो जो उनका खलीफा था ना, उसको मोनार्की को उखाड़ फेंका। वहां पर पूरी तरह से क्या हो गया था, डेमोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट की चालू हो गई थी। तो वहां पर तो खुद में ऐसा मूवमेंट चल रहा था, तो उनकी कंट्री के खुद के लोगों ने उनके जो लीडर था, जो उनका किंग था, उसको उखाड़ फेंका। तो इंडिया के अंदर भी जो खिलाफत इशू था उसकी सिग्निफिकेंस क्या हो गई, कम। तो एक तो ये रीजन था कि लोग बाग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं रहे थे। दूसरी चीज जैसे 22 लोग मारे, गांधी जी ने तुरंत डिसाइड किया कि मेरे को वायलेंस नहीं करना है। वायलेंस हुआ तो उन्होंने मूवमेंट विड्रॉ करा। जैसे उन्होंने मूवमेंट विड्रॉ किया, बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो पहले गांधी जी के सपोर्ट में थे, जैसे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब गांधी जी से बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो गए थे, बहुत ज्यादा नाखुश हो गए थे कि हम लोगों ने इतने मास लेवल पे आपको का साथ दिया और आपने एक छोटे से इंसिडेंट पर एकदम से क्या कर लिया, मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप थोड़ा सा भी वायलेंस करके इनसे जीत सकते हो, तो ऐसा आप हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो चौरी चौरा इंसिडेंट में ये लोग मारे गए। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, इस बारे में अगर आ जाए तो आपको क्या करना है। चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन यूपी, इन गोरखपुर, 5 फैब को हुआ था। और पुलिस वालों ने जैसे ही गांव के लोगों पर अटैक किया, तो उन लोगों ने भी जो बाउंस बैक कर दिया, या फिर कह दो कि अटैक सामने से करा। और जैसे सामने से किया तो उन लोगों ने क्या करा, पुलिस स्टेशन के अंदर 22 लोगों को जला करके, जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, उनको मार दिया था। और यहाँ पर ये जो मूवमेंट था बहुत ज्यादा क्या हो गया था, एक्सप्लोसिव हो गया था। और इस कारण से गांधी जी ने क्या करा, एनसीएम को स्टॉप कर दिया। जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किया, उसके तुरंत बाद में गांधी जी को कहां डाल दिया गया बेटा, मार्च के महीने में गांधी जी को जेल में डाल दिया। उनको 6 साल की सजा सुनाई गई कि आप शांति भंग कर रहे हो, इसलिए आपको क्या करा जाता है, जेल में डाला जाता है। मैंने बताया ना, खिलाफत में भी वहां पे खलीफा का भी जो इंटरेस्ट था लोगों में, वो क्या होता जा रहा था, कम हो रहा था। तो मुसलमान अलग हो गए। गांधी जी ने जैसे एकदम से मूवमेंट पे बंद किया, तो बहुत सारे इंडिया में जो लोग बाग पार्टिसिपेट कर रहे थे वो बंद हो गए। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी कि जब लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स को छोड़ा, तो उन लोगों के पास में ऑल्टरनेट ऑप्शंस बचे ही नहीं थे कि भैया ऑल्टरनेटिवली कहां जाकर के पढ़ें। कि ठीक है, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी स्टैब्लिश स्कूल हैं उसमें जाके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर जाएं कहां। तो अपने इंडियन के जो स्कूल्स वगैरह थे वो बहुत ज्यादा थे नहीं, ठीक है। और साथ साथ में जैसे ही उन लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स वगैरह को बॉयकॉट किया था, तो जो खादी वगैरह थे वो जो थे वो थोड़े एक्सपेंसिव थे। उसके बाद में लोग बागों को एक लंबे समय तक उस सेम पिच पर मेंटेन रख पाना पॉसिबल भी नहीं हो पा रहा था। जो लॉयर्स वगैरह थे उन्होंने भी क्या करना चालू कर दिया था, काम नहीं मिल रहा था, तो उन लोगों ने भी स्कूल दोबारा, कोर्ट्स वगैरह को, टीचर्स जो थे उन्होंने स्कूल वापस ज्वाइन करना चालू कर दिया। इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से गांधी जी ने क्या करा, मूवमेंट को क्या कर लिया, वापस कर लिया। हाँ, तो अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये सारा मूवमेंट चल रहा था, और यहां पर क्या चल रहा था बेटा, ये सारा मूवमेंट एकदम अच्छे से मतलब चल ही रहा था। लेकिन एक चौरी चौरा इंसिडेंट ने इस पूरे मूवमेंट को स्टॉप करा दिया, और
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म पे कि हमारे को कौन कौन से क्वेश्चंस इसके अंदर यहां तक के टॉपिक में पढ़ने और कैसे लिखना है, और साथ साथ में हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे और किस किसने पार्टिसिपेट किया था। अब मैं ये बात भी तुम्हारे को थोड़ा सा बता देता हूँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था। एक तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जब इतने मास लेवल पे मूवमेंट हुआ ना, तो सब लोगों के अंदर देशभक्ति जाग गई थी, नेशनलिज्म हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जाग गया था। इससे पहले गरीब लोगों में, जो पीजेंट्स थे, महिलाएं थे, उनमें कोई नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी। लेकिन जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया ना, तो उस ड्यूरिंग में बहुत सारे लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो प्रखर हो गई थी। उसके बाद में क्या हुआ था, हर जगह पर जो काउंसिल इलेक्शन थे उनको बॉयकॉट करा गया था, तो उसमें भी गांधी जी सक्सेसफुल हो पाए थे। उन्होंने बोला था कि आप ब्रिटिशर्स की इलेक्शन में पार्टिसिपेट मत करो। सब मद्रास को छोड़ करके बाकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उन सब ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। ये भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पॉजिटिव है। ऐसा थोड़ी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक तरफ से नेगेटिव था, नहीं, उसके बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट भी निकल गया। और सबसे बड़ी बात, पहली बार ऐसा कोई मूवमेंट था जिसमें महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया। और महिलाओं के पार्टिसिपेट करने का रीजन क्या था, गुजरात वगैरह में आप देखोगे दारू की खपत, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा इन बेल्ट के अंदर जो दारू की जो दुकानें थी ना, उनको महिलाओं ने उखाड़ फेंका, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज्यादा क्या करा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू कमाने के लिए जो इंडियन मेल्स थे उनको दारू पीने की आदत लगा दी थी, उससे महिलाएं ज्यादा परेशान थी। तो एंटी लिकर कैंपेन बहुत ज्यादा चला, गुजरात में भी चला था, ठीक है, उड़ीसा में भी चला था, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में। और देखने को मिला था कि बहुत ज्यादा उनके रेवेन्यू में क्या हो गया था, कम डिक्रीमेंट देखने को मिला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब लिकर बेच करके बहुत ज्यादा कमाई नहीं हो रही थी। उसका रीजन क्या था, क्योंकि महिलाओं वगैरह ने लिकर के अगेंस्ट में भी कैंपेन चालू कर दिया था। तो ये पूरा बैकग्राउंड है यहां तक का। अब हम लोग फटाफट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किस किस का क्या क्या रोल था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आ जाए तो कौन कौन से क्वेश्चंस को लिखना है आज वो डील करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर हम लोग सीडीएम मूवमेंट और चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ पाए। ठीक है, तो यहां तक में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है स्टोरी के अंदर तो मेरे से फटाफट से पूछ लो, बोलो। किसी को कोई भी दिक्कत है, ये स्टोरी समझ में आ गई कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से एक वायलेंस होता है, वायलेंस होने के कारण गांधी जी सडनली डिसाइड करते हैं, और ये बात जब वो डिसाइड करते हैं तो बहुत सारे लोग बाग उनके क्या होते हैं, अगेंस्ट हो जाते हैं। ये बात में किसी को भी डाउट है तो बताओ फटाफट से, कमेंट करो। सबको यहां तक क्लियर है क्या? मैं आगे पढ़ाऊं फिर तो जल्दी। मद्रास में इलेक्शन का बॉयकॉट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मद्रास के लोग बाग वो चाहते थे कि बोले जब तक कोई चेंज नहीं हो सकता, जब तक हम पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करें। तो वहां पर गांधी जी उन लोगों को कन्विंस कर पाने में सक्सेसफुल नहीं हुए थे। तो उन लोगों ने, सबने क्या करा था बेटा, उन लोगों ने, जो जितने भी लोग थे ना मद्रास वाले, उन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। अभी मैं आपको इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट बताऊंगा आगे। ठीक है, तो देखो ये मद्रास का इलेक्शन होना भी एक तरह से पॉजिटिव ही था। ठीक है, तो मद्रास को छोड़ के बाकी सब जगह पर जो इलेक्शन है ना, वहां पर उसको बॉयकॉट कर दिया था। अब एक्चुअली इससे ये इंटरनल गवर्नमेंट्स की इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे थे कि वो लोग हमारे लिए क्या रूल्स बना रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सर फर्स्ट एनसीएम पॉजिटिव समझ नहीं आया। अच्छा, एनसीएम के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पॉजिटिव क्या था बेटा? एक तो पूरे देश में देशभक्ति की भावनाएं जाग गई थी जब गांधी जी ने इतना बड़ा मूवमेंट किया। तो दूसरा, यहां पर हर जगह पर इलेक्शन का बॉयकॉट हो पाया था, पॉसिबिलिटी, ताकि उन लोगों को, गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगा। और साथ साथ में एंटी लिकर जैसे कैंपेन, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वो है नेशनलिज्म, कि हर लोगों में नेशनलिज्म की भावनाएं जागी थी। और नेशनलिज्म से हुआ क्या था कि गरीब अमीर हर तरह की सोसाइटी का मेंबर उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर पा रहा था। दिस इज द बेस्टेस्ट बेनिफिट यू कैन से, कि सब लोगों में नेशनलिज्म, देशभक्ति जागी आई थी। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग कल यहां पर हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, सम ऑफ द प्रपोजल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या क्या, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या क्या होना लिखा था। तो आप लोगों ने पढ़ा था सबसे पहले कि बॉयकॉट करना था। बॉयकॉट किस किस चीज का करना था? एक तो बॉयकॉट करना था जितने भी टाइटल्स लोगों को दे रखे थे। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने बहुत सारे इंडियंस को टाइटल दे देती, जैसे कि
अभी आप लोग को बताऊंगा केसरे हिंद। केसरे हिंद किसको दे रखा था उन्होंने? गांधी जी को। ये थोड़ी स्पेशल उपाधि दे देते थे, जो लोग इंडियन उनको ज्यादा एक्टिव दिखते थे ना, ताकि उनको एक तरह की लॉलीपॉप मिल जाए, खुश हो जाए वो लोग। तो जितने भी लोगों को टाइटल मिला हुआ था उन लोगों को सबसे पहले कहा गया कि अपने अपने टाइटल्स को सरेंडर करो, बोलो कि हमारे को इस नाम से ना बुलाया जाए। दूसरा, बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विस, की जो भी सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर रहा है उन सबको बॉयकॉट करो। आर्मी को छोड़ दो, पुलिस को छोड़ दो, कोर्ट्स में काम करना बंद कर दो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट रहना बंद कर दो, और स्कूल भी छोड़ दो। सारे फॉरेन क्लोथ्स का भी क्या करो? बॉयकॉट करो। ये सब कुछ आप लोग पहले पढ़ चुके। और लॉन्च फुल डिसओबीडियंस कैंपेन इफ द गवर्नमेंट परसिस्टेड विद द रिप्रेसिव मेजर। और बोले अगर गवर्नमेंट इतने पर भी नहीं मानती तो नॉन कॉपरेशन से हम लोग किस पे आ जाएंगे? सिविल डिसओबीडियंस। उसके बाद में हम उन्हें ओबे भी नहीं करेंगे। अभी तो कॉपरेट नहीं कर रहे, साथ साथ में फिर वो बोलेंगे ऐसा मत करो, तो वैसा ही करेंगे। बात समझ में आ गई? तो अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिटेल में हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। पहले यहाँ पे नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड ध्यान रखो। और ये मैंने तुम्हें बता दिया था कि एनसीएम जब डिसाइड हुआ था ना, तभी सिविल डिसोबीडियंस होना ये डिसाइड हो चुका था कि अगर ये लोग इससे नहीं माने तो इसका एक्स्ट्रा वर्जन, थोड़ा हाइयर लेवल ऑफ वर्जन उसमें हम लोग लॉन्च कर देंगे। ठीक है, चलो। Differing standards within the movement, the non-cooperation Khilafat movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. क्या जो लोग बाग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबका अपना अपना मोटो था। सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। कोई भी कॉमन कॉज के लिए नहीं जुड़ा हुआ था। पंजाब वाले लोग बाग जुड़े हुए थे जलियांवाला बाग के लिए, मुस्लिम जुड़े हुए थे खिलाफत इशू के लिए, पीजेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, प्लांटेशन वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। तो सबके गोल्स बहुत ज्यादा क्या थे? अलग अलग थे। ये भी आपको बताऊंगा, सबके गोल्स अलग अलग होना नहीं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो आओ। ऑल ऑफ देम रेस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मीन डिफरेंट थिंग टू डिफरेंट पीपल। क्या कि सब लोग बोल तो रहे थे कि हमें स्वराज मिलेगा, लेकिन सबके लिए स्वराज मिलना क्या था बेटा? अलग अलग था। किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ था और किसी के लिए स्वराज का मतलब कुछ था। अब आते हैं अवध। अवध के एक पीजेंट की जो कहानी यहाँ पर बताई जा रही है, देखो। द पीजेंट मूवमेंट इन अवध वाज लीड बाय बाबा रामचंद्र। ही वाज अ सन्यासी। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र पे आ जाए तो वो एक सन्यासी थे। हु हैड अर्लियर वर्क विद द फिजी एज अ इंडेंचर्ड लेबर। वो फिजी में काम करके आए थे। फिजी इज अ कंट्री। The peasants were against the high rents and many other seizures which were demanded by talukdar and landlord. The peasants demanded reduction of revenue, abolition of begar and social boycott of oppressive landlord। कि भैया किसी भी तरीके हम बेगार नहीं करेंगे। बेगार क्या होता था कि लोग बाग लेबर को हायर कर लेते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, और उनको बोलते थे तुम लोग फ्री में काम करो। क्या करो? फ्री में काम करो विदाउट पैसा। ये कुछ तरह के अवध में भी मूवमेंट चल रहे थे। अब ट्राइबल पीजेंट्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था ये समझना। ट्राइबल पीजेंट्स गेव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज। ठीक है, अब ट्राइबल पीजेंट्स क्या मानते थे? उनका क्या मानना था? ट्राइबल वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज केटल टू कलेक्ट फ्रूट्स एंड फायरवुड। कि उन लोगों को जंगल में जाने नहीं दिया जाता था। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, उनको लगा स्वराज का मतलब है अब हम जंगल में जा सकते हैं। तुम्हें मैं बताता हूं, ये प्रॉब्लम आज भी बहुत ज्यादा है। अब तो फिर भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है गवर्नमेंट के हेल्प से, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी इतना ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव थी कि उन लोग को जंगलों में जाने से रोका गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। और वो जंगलों को अपना भगवान मानती थी। अब जैसे उसको माना तो उन लोगों की सारी प्रॉब्लम क्या थी कि किसी भी तरह से उनको जंगलों का एक्सेस मिल जाए। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे का मोटो क्या समझ रहे थे कि उनको क्या मिलेगा? जंगल में जाने को मिलेगा। ठीक है, तो द ट्राइबल्स वर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज cattle or to collect the fruits or firewood. The new forest laws were a threat to their livelihoods. The government forced them to do the begar on the road construction. और साथ साथ में गवर्नमेंट ने उनको क्या फोर्स किया था बेटा? बेगार करनी पड़ेगी। क्या हो रहा है? अच्छा भैया पढ़ाई हो रही है, आप क्या कर रहे हो? कोई बच्चा मेरे से कमेंट में पूछ रहा है क्या हो रहा है? काजू सर अच्छा पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, अच्छा थैंक यू भैया। आओ, तो हो क्या रहा था बेटा? हो क्या रहा था कि जो ट्राइबल पीजेंट्स थे ना, उनको जबरदस्ती क्या बोला जाता था? तुम रोड कंस्ट्रक्शन में काम करो, और काम तो करो, वो करो, साथ साथ में उसके लिए पैसा भी नहीं मिलेगा।
चलो आओ। तो many rebels from the tribal areas become a non-violent and often carried a guerrilla warfare against the British official। और कुछ कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स इतने ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाते थे कि वो लड़ने मतलब वायलेंस पे आ जाता था, ठीक है। द प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन। अब देखो प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब क्या था, मैं आपको बताता हूँ। प्लांटेशन वर्कर कौन थे? जो टी और कॉफी के बागान में काम करते थे आसाम में, ठीक है, मेनली आसाम, बंगाल, वेस्ट बंगाल है ना, इस जगह पे जो लोग काम करते थे टी उगाने का, उन लोगों के लिए जो टीचिंग का, सॉरी ये एक तो कमेंट्स में देखो, उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब क्या था बेटा? उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब ये था कि भैया जैसे स्वराज मिलेगा वो लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब और कुछ लोगों को तो मतलब स्वराज आया भी नहीं था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उन लोग को ऐसा लगा स्वराज आ गया। कुछ टी प्लांटर्स ने तुरंत वहां से भागना चालू कर दिया था। जैसे वो भागे ना, क्योंकि उन लोग को भागना अलाउ नहीं था, ब्रिटिशर्स ने उनको बंद कर रखा था कि तुम्हें यही रहना है। उन्हें उनके फैमिली मेंबर से मिलने नहीं दिया जाता था, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के प्लांटेशन में काम करने लेके आ जाते थे और उसके बाद में जाने ही नहीं देते थे उन लोगों को घर पे। तो जैसे उन लोग को पता चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, तो उन लोगों के लिए स्वराज का मतलब था कि भैया हम लोग टी प्लांटेशन से फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसी रूमर फैली कि स्वराज आ चुका और अब अपने यहाँ से छोड़ के भाग सकते हैं। जैसे वो भागे, ब्रिटिशर्स ने उनको पहले तो भागने दिया और भागने देने के बाद में पीछे से क्या कर दिया? शूट कर दिया। तो बहुत जगह बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होने लगी थी। तो देखो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब क्या था? प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन एज पर द इंडियन इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। When the news of non-cooperation movement spread to the plantations, many workers began to defy the authorities. They left plantation and headed toward their homes, but they got stranded by the way because of the railways and steamers strike. They were caught by the police and brutally beaten up। और बहुत बुरी तरह से मारा गया, और मारा ही नहीं गया, जान से मारा गया, ठीक है। बुक्स के अंदर तो थोड़ा बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग इस बात को समझ जाओ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो हमारे को समझनी चाहिए, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। बैकग्राउंड पिछले 2 दिनों से मैंने आप लोग को ढंग से समझा दिया है, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब सब लोगों के लिए अलग था। महिलाओं के लिए नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का अलग था। उनको लग रहा था कि उनको इंडिविजुअल लेवल पर फ्रीडम मिलने वाली है, लिकर वगैरह जैसी चीजें बंद हो जाएगी, ठीक है। पीजेंट्स और किसान्स के लिए अपना मतलब था, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके लिए अपना मतलब था, जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उनके लिए अपना मतलब था। हर जना अपने अपने गोल के लिए लड़ रहा था, इंडिविजुअल गोल्स थे, ठीक है। तो नेशनलिज्म का मतलब आप लोग को बता दिया मैंने। सत्याग्रह का मतलब पूछ ले तो लिखने के लिए आना चाहिए। खलीफा कौन था? बेगार क्या होती है? एक फोर्स रिक्रूटमेंट। फोर्स रिक्रूटमेंट क्या होता है? किसी भी जने को जबरदस्ती उठा करके कहां डाल देना बेटा? आर्मी में डाल देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। हाँ हाँ, अभी बताऊंगा। अलूरी सीताराम राजू के बारे में पूछ रहे हो ना, वो आएगा अभी मूवमेंट, वेट करो, ठीक है। उन सब के बारे में आएगा, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और साथ साथ में रॉलेटेक क्या होता है ये सब मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। जलियांवाला बाग क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट क्या था? स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि आप लोग फॉरेन गुड्स का तो बॉयकॉट करो, और जो भी प्रोडक्शन अपने इंडिया के अंदर हो रहा है उस चीज को क्या करो बेटा? प्रमोट करो। उसको क्या बोला था? स्वदेशी। बॉयकॉट मतलब आप लोग जानते हो। पिकेट मतलब उखाड़ फेंकना है ना। दारू वगैरह की दुकानों को क्या कर दिया था? उखाड़ फेंका था। तो देखो, अ फॉर्म ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस ऑफ टू शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। तो बहुत सारी जो लिकर शॉप्स थी उनको क्या कर दिया था बेटा? पिकेट कर दिया गया था, मतलब उनको ब्लॉक कर दिया गया था, उनमें जाने ही नहीं दे रहे थे। अब डेट्स के बारे में मैंने यहाँ पे पूरा डेट दे रखा है कि 1885 के अंदर फर्स्ट मीटिंग हुई थी नेशनल कांग्रेस, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को पहले क्लास के अंदर कि एओ ह्यूम आए थे, उन्होंने कांग्रेस बनाई थी, बाद में क्या क्या हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर ना पूरी डेट्स दे रखी है जो जो आपके बुक्स के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेट सारी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैसे तो। मैं एक बार इसको मूव कर देता हूं आप लोग के लिए, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से।
ये सारी डेट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। अब ये डेट्स मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, मैंने आपको कुछ डेट्स के पीछे का लॉजिक बता रखा है कि कुछ जगह 1918 है और कुछ जगह 1917 है, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग ज्यादा बायस नहीं होना चाहते हो एनसीईआरटी को प्रेफर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 अप्रैल सितंबर 1920 को क्या हुआ था? 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ दिसंबर के अंदर मोस्ट लेवल पे, और 1921 में फैमाइन और एपिडेमिक हुई थी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी बातें अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या क्या इंपैक्ट था? देखो इस क्वेश्चन का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और जिस जिस बच्चे ने पढ़ लिया है फटाफट से मेरे को एक बार देखो कमेंट्स में बताओ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या क्या इंपैक्ट हुआ था, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। जल्दी से कमेंट्स में मेरे को बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। और कोई कॉपी पेन लेके बैठा है तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करो फटाफट से। इंक्रीज प्राइसेस, वेरी गुड। टैक्स बढ़ गए थे, और क्या हुआ था? फोर्स रिक्रूटमेंट, वेरी गुड। शॉर्टेज ऑफ फूड, वाओ। हाई प्राइसेस, ठीक है। हाँ, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और प्लेग और एपिडेमिक फैल गए थे, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट सबको पॉइंट्स पता है, बस इन्हीं पॉइंट्स को बना के लिखना है। तो देखो, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, दोनों एस्पेक्ट में। तो तुम लोगों ने सबने इकोनॉमिकल तो कवर कर दिया, पॉलिटिकल पॉइंट्स किसी ने भी नहीं लिखे कमेंट के अंदर। तो देखो पॉलिटिकल में क्या क्या था? इट लीड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वाज फाइनेंस्ड बाय द वॉर, कि बहुत सारा डिफेंस पे खर्चा बढ़ा दिया था, और वो सारा पैसा कहां से हो रहा था? अपने यहाँ से, या तो लोन, मतलब उन्होंने लोन ले रखा था, और लोन के लिए, वो लोन चुकाने के लिए पैसा कहां से लेते थे? इंडिया वालों से टैक्स वसूलते थे। टू फुलफिल द लोन डिमांड, टैक्सेस वर इंक्रीजेस, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड। नॉट ओनली दिस, अ न्यू टैक्स इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो गई थी, डबल हो गई थी 1913 से लेके 1918 के बीच में। विलेजर्स वर आस्क्ड टू सप्लाई सोल्जर एंड थ्रो अ फोर्स रिक्रूटमेंट इन अ रूरल एरिया। फोर्स रिक्रूटमेंट किया गया था। तो देखो आप लोग को सबको पॉइंट्स याद हो गए, बस उसी को लिखना है बना करके। समझ में आ रहा है क्लास का क्या क्या मजा आ रहा है अब? हाँ सर, इंडिया के लोग भी मर रहे थे, वॉज इट राइट? हाँ, मतलब ये तो फोर्स रिक्रूटमेंट में हो गया ना, कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर मेल्स को, मतलब फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ था, और उन लोगों को जो हुआ वॉर में, क्या हुआ था कि वो लोग मारे गए थे, ठीक है। तो ड्यूरिंग 1918 क्रॉप फेलियर हो गया था बहुत सारे एरिया के अंदर, तो फूड शॉर्टेज हुई थी, और साथ साथ मैंने बताया ना क्या हुआ था? प्लेग फैल गया था, बीमारी फैल गई थी, महामारी फैल गई थी। तो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और डेथ हो गई थी 12 से 13 मिलियन लोगों की। तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने बोले, सब लोग को ऑलमोस्ट पॉइंट्स याद है, बस यही आंसर में लिखना था, इसी के 5 नंबर मिल जाते। तो आप समझ में आया? मैं इससे पहले तुम लोग को क्यों बोल रहा था? बोलो अब मोटिवेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन का आंसर आने पर तो फटाफट एक बार कमेंट कर दो, एकदम हार्ट टू हार्ट फ्लोट कर दो यार, कि अगर कॉन्फिडेंस आया हो कि यस सर हमारे को याद हो गया टूटा टूटा। तो जल्दी जल्दी से बताओ, आया समझ में? आंसर सब लिख पा रहे हो ना? चलो, How had the First World War created a new economic situation in India? Explain the 3 points. अब वही दोबारा क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसे न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे कैसे लिखना है। दो डेथ ओनली एपिडेमिक से हुआ था या क्रॉप फेलियर से भी? अरे जनरल सी बात है, खाने को नहीं मिल रहा, ऊपर से बीमारी और फैल गई, तो मरेंगे ही बेचारे, ठीक है। वही सेम पॉइंट्स यहां पर लिख देने हैं आपको, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग है कि 3 पॉइंट जिससे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इकोनॉमिक सिचुएशन खराब हुई थी, और क्या क्या हुआ था वो लिख दो। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस सेम क्वेश्चन का भी, है ना। तो डेथ एपिडेमिक से हुई थी या वो हुई थी, समझ में आ गया?
आगे, व्हाट वर द 3 प्रपोजल रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 3 प्रपोजल्स क्या क्या थे, ठीक है, 3 डिमांड क्या थी, ठीक है, सजेस्टेड बाय महात्मा गांधी। अब लोग बाग जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, वो 3 रीजंस लिख के आ जाते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में 3 डिमांड क्या थी। अरे ये 3 डिमांड किसकी बात हो रही है, वो 3 डिमांड लोगों को क्या करने के लिए कहा गया था उसकी बात हो रही है। और लोग बाग इसके अंदर क्या लिख के आ जाते हैं कि नॉन कॉपरेशन के होने के 3 रीजन क्या थे। तो इसका आंसर आपको लिखना था कि गांधी जी ने क्या क्या बोला था लोगों को करने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या करना क्या था। तो एक तो सरेंडर ऑफ टाइटल, बॉयकॉट ऑफ सारी चीजों का, कॉलेज स्कूल्स, और दूसरा इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूजर रिप्रेशन हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 पॉइंट गांधी जी का प्रपोजल था इसके अंदर। देखो इस पॉइंट में अगर किस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, सबको क्लियर है? आगे, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह का आइडिया क्या था? गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह का मतलब था कि अगर आप लोग किसी भी सच के लिए लड़ रहे हो तो आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो सत्याग्रह का एम्फेसिस था कि सच के लिए लड़ना, और उसके बाद में इफ यू आर फाइटिंग फॉर अ ट्रूथ, द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी। उस टाइम पे आपको फिजिकल फोर्स की भी कोई जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विदाउट सीकिंग अ venages or being aggressive, a satyagraha could win the battle through the non-violence। क्रॉप फेलियर से इटली में हुआ था ना सर? बेटा क्रॉप फेलियर यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये पूरे पूरे यूरोप या वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम लोग स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, हाउ डिड महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस जस्ट आफ्टर अराइविंग द इंडिया, एक्सप्लेन बाय गिविंग 3 एग्जांपल। तो बस कुछ नहीं करना है, तीनों जगह के सत्याग्रह को एक्सप्लेन कर दो। और सत्याग्रह एक मूवमेंट ऐसा है जो तुम लोगों ने खूब बार रिपीट कर लिया। अवध, हाँ अवध वाला टॉपिक वापस बता देंगे, चिंता मत करो, वेट करो, भी आ जाएगा क्वेश्चंस के फॉर्म में, है ना। यहां तक में अगर किसी को भी डाउट हो तो बोलो। राइट अबाउट द रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट के बारे में भी तुम लोग लिख सकते हो ना। क्या था रॉलेट एक्ट में? कि रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून बोला था, और इंपीरियल लेजिस्लेशन ने लगाया था। इसके अंदर किसी भी इंडियन को जिसने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी प्रोटेस्ट करा, उसको विदाउट एनी ट्रायल, और अगर वो सस्पेक्टेड भी है तो उसके बिहाफ पे उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ मिला तो महात्मा गांधी ने इसको बहुत ज्यादा स्पेशली ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि ये एक तरह का ब्लैक एक्ट है, ठीक है। और लोगों को इस मूवमेंट के अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह मूवमेंट, जो रॉलेट सत्याग्रह क्या किया था बेटा, इनॉग्रेट किया था। ये हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब इसके आंसर का भी आप लोग कॉपी ले लो, किसी को भी आंसर में कोई भी डाउट हो तो बताओ, और एक बार वीडियो पॉज करके आंसर को पढ़ लो आराम से कि लिखना क्या था इसके अंदर। तो रॉलेट एक्ट लिखना था, और आया कितने में, 5 नंबर में। तो देखो कैसे लिख देते, 3 नंबर में आया तो भी कैसे लिखना है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं ये सारे पॉइंट, मैंने बहुत बार क्लास में बार बार रिपीट कराए हैं। अगला आता है, Why did Gandhiji decided to launch a national-wide satyagraha against the proposal of Rowlatt Act 1919? How was it organized? तो देखो एक बार मैं बता देता हूं कि रॉलेट एक्ट ने, इंपीरियल लेजिस्लेचर ने क्या किया, रॉलेट एक्ट पास किया। जैसे रॉलेट एक्ट पास किया, गांधी जी को लगा कि ये तो सब लोगों की प्रॉब्लम है, इससे सब कनेक्ट कर सकते हैं, तो इंडियन मेंबर वर यूनाइटेड टू अपोज इट। इट गेव अ गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी थी कि वो किसी भी टाइम पर किसी भी मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं, और विदाउट एनी गिल्ट वो लोगों को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। तो अगर किसी को पीछे वाला हार्ड लैंग्वेज में याद नहीं हो रहा हो ना, तो रॉलेट एक्ट में तुम लोग इतना सा भी लिख के आओगे ना, ये भी लिख दोगे सेम, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और ऑर्गेनाइज कैसे हुआ था, वो ही सेम पॉइंट है। इसके लिए मास लेवल पे एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था।
तो अगर किसी को पीछे वाले आंसर में अगर आपने ये पॉइंट लिखे कि इसको ये शॉर्ट लग रहा है तो भी उसको नंबर मिल जाएंगे। हो सकता है 3 में से 2 या 2.5 मिले, लेकिन मिलेंगे। अब सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज कैसे हुआ था? तो महात्मा गांधी वो वांटेड अ नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट सच एज इनजस्टिस लॉ। इट स्टार्टेड विद द हड़ताल, 6 अप्रैल को हड़ताल हुई, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई, वर्कर वेंट ऑन अ स्ट्राइक ऑन अ रेलवे वर्कशॉप, और शॉप्स को क्या कर दिया गया था? क्लोज डाउन कर दिया गया था। यही तो था रॉलेट एक्ट के लिए, तो वो लोग रिएक्ट कर रहे थे 6 अप्रैल को, और जिसको बाद में जाकर के क्या हुआ, 10 अप्रैल को बहुत ज्यादा वायलेंस कर दिया, 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लगाया, और 13 अप्रैल को क्या हो गया? जलियांवाला बाग हो गया। तो ये जो सारी कहानी अपन ने सुनी थी ना, ये रॉलेट सत्याग्रह के अराउंड थी। तो देखो, महात्मा गांधी वांटेड अ नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट दिस, कि इसके अगेंस्ट में मूवमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह चालू किया। उसके अंदर उन्होंने क्या करी? हड़ताल करी। ठीक है, बहुत सारे रेलवे वर्कर्स ने अपना रेलवे पे काम करना बंद कर दिया, साथ साथ में स्ट्राइक हुई, और बहुत सारी दुकानों को क्या कर दिया गया बेटा? क्लोज कर दिया गया, लोगों ने दुकानें अपनी बंद रखी। ठीक है, और इस चीज को देखते हुए ही उन लोगों ने क्या किया था? बहुत सारी जगह पर जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे उनको क्या करने की कोशिश करी बेटा? रिप्रेस करने की कोशिश करी। अगला आता है, हाउ वाज द रॉलेट एक्ट अपोज बाय द पीपल इन द इंडिया, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, कि कैसे कैसे अपोज किया था उन्होंने। तो वही तीनों पॉइंट, शॉप्स को बंद कर दिया, स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल हुई, रैलीज ऑर्गेनाइज्ड हुई। यही पॉइंट्स आप लोग को किसके अंदर लिखने हैं? किसके अंदर लिखने हैं बेटा? आप लोग को लिखने हैं रॉलेट एक्ट के अंदर। यहां तक में अगर सबको समझ में आ गया, फटाफट कमेंट कर दो। जल्दी से एक बार एकदम ऐसे हार्ट वार्ट शेयर कर दो अगर समझ में आ रहा है अच्छे से। तो अगर लग रहा है कि यस सर, जो भी आपको समझाया था हमें कॉन्फिडेंस आ गया है, तो लिख दो एकदम से, सेम पेज, कॉन्फिडेंट, जो भी तुम्हें लिखना है। थोड़ा सा जोश बन जाए, मेरा भी है ना। लिटरली आज मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है थ्रॉट के अंदर, बट कि बच्चों का कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ। बहुत पेनफुल है आज की क्लास लेना। सर एक बार वापस समझा दो बेटा, क्या वापस समझाना है वो समझा, लिख दो स्पेसिफिक, क्या समझाना है मैं लिख देता हूं, वापस समझा दूंगा। अबू हमजा नाम से कोई भैया ज्वाइन करते हैं और लिखते हैं, सर वापस समझा दो। क्या समझाऊं वापस? बताओ कौन सा टॉपिक वापस समझाना है, समझा दूंगा। बोलो जल्दी जल्दी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सत्याग्रह, बेटा सत्याग्रह जैसे ही हुआ था ना, तो रॉलेट सत्याग्रह की बात कर रहा है ये सत्याग्रह तुम लोग खेड़ा या चंपारण से मत रिलेट करना। रॉलेट सत्याग्रह में क्या क्या हुआ था? तो सत्याग्रह के अंदर क्या हुआ था? हड़ताल हुई थी जो, ठीक है, साथ साथ में बहुत सारी जगह पर शॉप्स को बंद रखा गया था, रैलीज ऑर्गेनाइज हुई थी, और रेलवेज के वर्कर्स ने काम पर स्ट्राइक कर दी थी। ठीक है, तो ये जो सत्याग्रह आपसे पूछ रहा है वो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बात कर रहा है। बाकी सत्याग्रह आपको पता ही है। सत्याग्रह थी क्या कि भैया कि अगर आप लोग किसी भी सच के लिए लड़ रहे हो, ट्रुथ के लिए लड़ रहे हो, तो आपको किसी भी तरह की वायलेंस की जरूरत नहीं है। ये सत्याग्रह का रूल था और ये सत्याग्रह था। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ जलियनवाला बाग which took place during the British rule। तो अब जलियांवाला बाग आप जान ही सकते हो, जलियांवाला बाग का क्या क्या रीजन था। जलियांवाला बाग में सब लोग लिख के आ जाओगे ना, कोई डाउट है क्या किसी को भी? मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, फटाफट से यहाँ पर बताया था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू को क्या कर लिया था? अरेस्ट कर लिया था। इसके लिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करके एक जगह पे ऑर्गेनाइज हुए, और ऑर्गेनाइज हुए तो क्या हुआ, वहां पर उन लोगों पे ओपन फायरिंग कर दी थी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो एक बार इसको। सारे पॉइंट्स मैंने एक एक क्लियर कर दिए हैं। जनरल डायर आया, उसने अपने ट्रूप्स को एंटर किया, पार्क की एंट्री क्लोज करी और ओपन फायर कर दी, और फायरिंग लास्टेड फॉर द 10 मिनट्स एंड 1600 अराउंड पीपल्स वर किलिंग अबाउट 1000 पीपल एंड मोर देन 2000 पीपल वर लेफ्ट वाउंडेड एंड
अनअटेंडेड। ठीक है, अब आप लोग को बता देता हूं कि डेटा हर जगह अलग अलग दे रखा है। मेरे को तो जो पता है वो बोलते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में लोग बाग मरे थे। अब एग्जैक्ट डेटा क्या है, बहुत सारा डेटा तो रिकॉर्ड में चढ़ाया भी नहीं गया था। ठीक है, बट मारे बहुत सारे लोग गए थे। मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट कैसे डिफरेंट है बेटा? मार्शल लॉ तो क्या था, रॉलेट एक्ट के अंदर तो क्या था कि सब आपको उठा करके जेल में डालेंगे, लेकिन मार्शल लॉ का मतलब था कि अगर कोई भी अगेंस्ट में कुछ भी करता हो दिखता है ना, तो ओपन फायर कर दो बिना पूछे। अगर आपको कुछ थोड़ा सा डाउट भी है ना, तो भी फायर कर दो, मार देना है वहीं की वहीं खड़े हुए को, जेल में नहीं डालना है, मारना है। ये मार्शल लॉ था। और रॉलेट एक्ट में तो क्या था कि कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई भी पॉलिटिकल ऑपरेशन करता हुआ मिलता है तो उसको उठा करके जेल में डाल दो। तो वहां जेल में डालने जितना तक सीमित था रॉलेट एक्ट के अंदर। ठीक है, और जेल में डालने के बाद में भी अल्टीमेटली वो किसी ना किसी रीजन से उसको सजा दे देंगे या मार देंगे। लेकिन मार्शल लॉ का तो मतलब था कि कुछ करते मिले तो पूछना भी नहीं, जेल में नहीं डालना, वही खड़े खड़े शूट कर देना ऑन द स्पॉट। ये था मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट में डिफरेंस। ठीक है, अगला, डिस्क्राइब द इंसिडेंट एंड इंपैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग से क्या क्या हुआ? तो जलियांवाला बाग से बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। ठीक है, जलियांवाला बाग को पूरा एक्सप्लेन करना है, ये अलग अलग तरह से मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। तो इससे इंपैक्ट क्या क्या हुआ? पूरे नॉर्थ इंडिया में सब लोगों ने हड़ताल मचा दी, सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। देयर वाज स्ट्राइक एंड क्लैशेस विद द पुलिस, अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। लोगों ने गुस्से में आकर के गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़ना चालू कर दिया कि आप लोगों ने हमारे लाखों लोगों को ऐसे ही मार दिया। गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड विद द ब्रूशल रिप्रेशन टू द टेरराइज पीपल, मतलब जो भी डरे हुए लोग बाग थे या जो भड़के हुए लोग बाग थे, उन लोग को बहुत बुरी तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको मारा पुलिस के द्वारा। ठीक है, सत्याग्रह इसको फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, और जो भी सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे उन सबसे सड़क पर नाक रगड़वाई थी। मतलब उन लोगों को जो वो रिएक्ट कर रहे थे तो उनको मार रहे थी गवर्नमेंट बदले में, कि जैसे लोग बोल रहे थे तुमने हमारे साथ पंजाब में गलत किया, तो उनको सजा दी जा रही थी बदले में इसके लिए। और जो जो सत्याग्रह मूवमेंट कर रहा था उन सारे लोगों से नाक रगड़वाई जा रही थी सड़क के ऊपर। ठीक है, पीपल को फ्लॉग्ड एंड द विलेजेस वर बॉम्ब, गांव के अंदर बम डाल दिए गए थे। और ब्रिटिश वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड द एक्सप्रेशन, और उन लोगों ने हमारे से बोलने और एक्सप्रेस करने का जो अधिकार था वो भी छीन लिया था। ओके, तो यहां तक में सबको सब कुछ क्लियर है? तो मेरे को एक बार कमेंट के अंदर सेम पेज लिख दो, हार्ट फ्लोट कर दो फटाफट से। सबको क्लियर समझ में आया कि कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं, कि क्या इंपैक्ट हुआ जलियांवाला बाग का? यस, आओ सेम पेज। ओके, सेम पेज। सबको समझ आ रहा है आंसर कैसे राइट करना है? हाँ, आज की क्लास के अंदर उसी को समझ में आने वाला जिसने लास्ट की 2 क्लासेस ली है। अगर अभी भी नहीं ली हो तो पहले जाकर के 2 क्लासेस लेना, ताकि आंसर लिखने से चुटकियों का काम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हाउ कुड अ नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट, गिव योर ओपिनियन, कि नॉन कॉपरेशन कैसे एक मूवमेंट बन जाता है। तो देखो, नॉन कॉपरेशन के अंदर होता क्या है, It was a view of Gandhiji that British rule was set in India with the corporation of Indian. गांधी जी का क्या कहना था? बोले इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं, ये उन्होंने अपनी बुक में भी, हिंद स्वराज में भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि इंडियन उन्हें कॉर्पोरेट कर रहे हैं। जिस दिन इंडिया ने उन्हें कॉर्पोरेट करना बंद कर दिया, उस दिन वो लोग, जिस दिन हम लोग उनको कॉपरेट करना बंद कर देंगे, उस दिन वो लोग छोड़ करके चले जाएंगे। इफ द इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेशन, ब्रिटिश रूल इन द इंडिया वुड बी कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड बी अनफोल्ड इन द स्टेजेस। इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज द रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वुड बी लॉन्च। बोले अगर गवर्नमेंट आपको रिप्रेशन करे, गवर्नमेंट अगर आपको मारे धमकाए, तो फिर दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देना चाहिए। गांधी जी की स्ट्रेटेजी पहले से थी। ये तो सत्याग्रह के मूवमेंट के बाद में गांधी जी नॉन कॉपरेशन चालू किया, क्योंकि पहले उन्होंने बैकग्राउंड बनाया, लोगों को जगाया, पार्टिसिपेशन लिया। क्योंकि ऐसे कोई मूवमेंट चालू करे जिसमें लोग पार्टिसिपेट ही ना करें, तो ऐसे मूवमेंट का क्या मतलब? बोलो यस और नो। समझ आ रहा है? सबको अच्छे से क्लैरिटी है?
और ये जो क्वेश्चंस है ना इस तरह के जो थोड़े टेक्निकल है उनको लिखने के लिए जरूर 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 अटेंशन दे देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ जितने भी क्वेश्चंस लिखाए हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जिस क्वेश्चन में अगर मैं 3-4 तरह से लैंग्वेज यूज करके लिखा दूं इसका मतलब वो 3-4 बार आया है बोर्ड में, अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है, तो उनको तो एकदम स्टार मार्क कर लिया करो। और मैं 3-4 बार लिखने की मेहनत उन्हीं क्वेश्चंस में कर रहा होता हूं जिनके आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। बोलो यस और नो, क्लियर है सबको? चलो, महात्मा गांधी जी और शौकत अली ने मिलकर के इस बात को मूवमेंट में कन्वर्ट किया, इट शुड बी बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल, बॉयकॉट ऑफ द थिंग्स, एंड साथ साथ में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह के इलेक्शन को क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया। इसके साथ में कौन सा मूवमेंट चालू होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 5 नंबर में आया था, देखा कैसे कैसे कंटेंट बनाया जाता है। तो नॉन कॉपरेशन में तुम्हारे को इतनी सारी बात याद है, उन सारे पॉइंट्स को मिला करके लिख दिया है बस इसने, ठीक है। लेकिन बस ध्यान रखना है कि किसको कब किस प्रायोरिटी में लिखना है। तो यहां पर इन्होंने देखो पहले सत्याग्रह मूवमेंट को भी एक्सप्लेन कर दिया है, सत्याग्रह क्या है, नॉन कॉपरेशन का क्या है, साथ साथ में नॉन कॉपरेशन बाद में सिविल डिसोबीडियंस में कन्वर्ट होगा वो लिख दिया, क्योंकि वो पूछ रहा था कि नॉन कॉपरेशन कैसे एक मूवमेंट बन गया, तो भैया कैसे बना बता देते, और क्या क्या करना था मूवमेंट में ये लास्ट में बता दिया, क्योंकि उसको नॉन कॉपरेशन के बारे में ये बात सब बच्चों को पता है। अब आधे से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इन पॉइंट को तो पहले लिख देते हैं और बाकी जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में एग्जामिनर ने पूछा उसको बाद में लिखते हैं। एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, वो काट देता है। समझ में आई बात? तो उसे गोल गोल घुमाना नहीं है, उसे एकदम एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर पहुंचाना है जिस लैंग्वेज में वो मांग रहा है आपसे। हाउ हैड अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द सिटीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेंशन देंगे। देखो सिटीज में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे फैला, या ये पूछ ले आप लोगों से कि सिटी में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या स्टेटस था। जब तक फटाफट आप अपने एंड से बताओ कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे सिटीज के, सिटीज में क्या क्या हुआ था, एक बार लिखो। मैं जब तक 1 सेकेंड, बस मुझे थोड़ा सा गर्म पानी पीने की जरूरत है, मेरे को गले में थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है, 1 मिनट दो बस। फटाफट लिख के बताओ कमेंट्स में क्या क्या लिखना चाहिए, सिटीज में क्या क्या हो रहा था। बॉयकॉट हुआ था स्कूल्स का, कॉलेज का, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये सारी बातें कहाँ की थी, शहरों की तो थी। यस और नो? तो लिख के बताओ कमेंट्स में, से ऐसे सुस्त कैसे हो आज तुम लोग, फटाफट से थोड़ा एक्टिव होकर के। हाँ, पीपल लेफ्ट जॉब्स, और क्या क्या हुआ था, जल्दी जल्दी। बॉयकॉट ऑफ थिंग्स हुआ था, यस। स्वदेशी गुड्स वर अडॉप्टेड, वेरी गुड। बॉयकॉट हुए थे बहुत सारे, हाँ सही है। चलो आओ, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था, पहले स्टार्टिंग में ये बता दिया। बहुत सारे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, टीचर्स एंड द लॉयर गेव अप देयर इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल एंड जॉइन द मूवमेंट। दिस मूवमेंट बिगिन इन द डिफरेंट सिटीज across the country. The non-cooperation movement dramatically affected the economy of the British India. The economic effect on the non-cooperation movement were as follow. क्या क्या हुआ था, मैंने बताया था आपको, सिटीज में सब लोगों ने इंस्टीट्यूट छोड़ा, उससे हुआ क्या, उनकी इकोनॉमी क्या हो गई एकदम से, यस, शॉप पिकेटेड, वेरी गुड। तो जो उनकी इकोनॉमी थी वो एकदम से क्या हो गई बेटा, डाउन हो गई। फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट था वो अप्रोक्सीमेटली हाफ वैल्यू पर आकर के ड्रॉप हो गया था, ठीक है। साथ साथ में many places merchant and trader refuse to trade in a foreign goods and foreign trade, है ना, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन गुड्स का क्या करना चालू कर दिया था, बॉयकॉट करना चालू कर दिया था कि अब उनको हम लोग बेचने वाले नहीं है। साथ साथ में क्या हुआ था बेटा, साथ साथ में हुआ था वहां पर कि भैया जो फॉरेन क्लोथ्स थी उनकी होली जलाई गई, ये भी लिख सकते हो आप लोग।
एज अ पीपल डिस्कार्डेड इंपोर्टेड क्लोथ्स एंड स्टार्टेड टू यूज इंडियन, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मील्स एंड हैंडलूम्स वर वेंट अवे। और इससे हुआ क्या, जब हम लोगों ने अपना कपड़ा यूज करना चालू किया, जब हमने अपनी चीजें यूज करना चालू हुई, तो हमारे इंडियन चीजों को क्या करना पड़ा, क्या हुआ, इंडियन जो खादी था उसको बढ़ावा मिलने लगा। बात समझ में आई? तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो फटाफट एक थंब दे भेज दो, अगर आप लोग कॉन्फिडेंस आया है कि यस सर हमारे को पता है थोड़ा थोड़ा कि हम लिख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट्स के अंदर बच्चे लिख रहे हैं, अगर आप लोग की पॉइंट्स लिख के आ जाओगे अपने आप नंबर आने लग जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं, व्हाट वाज द खिलाफत एजिटेशन, व्हाई डिड गांधी गिव सपोर्ट टू दिस एजिटेशन। खिलाफत मूवमेंट क्या था और गांधी जी ने उसको सपोर्ट क्यों किया था? मैंने आप लोग को कल की क्लास में बताया था, क्योंकि गांधी जी को अच्छे से पता था जब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, जब तक हम लोग हिंदू मुसलमान को एक नहीं करेंगे तब तक नेशनलिज्म इंडिया में आने वाला नहीं है, स्वराज आने वाला नहीं है। तो ये पॉइंट को देखो, खिलाफत मूवमेंट क्या था पहले वो बता दिया, उसके बाद में टू डिफेंड खलीफा टेम्परल पावर, खिलाफत कमेटी बनाई। गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी लगी क्या करने के लिए, मुस्लिम को अंडर द अम्ब्रेला टू यूनिफाइड द नेशनल मूवमेंट। बात समझ में आई क्या, कि खिलाफत, देखो व्हाट इज द इशू बिहाइंड खिलाफत मूवमेंट, तो पहले तो बता दिया खिलाफत मूवमेंट क्या था, और उसके बाद बता दिया कि गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया था। सबको ये बातें पता है ना? यस और नो? जल्दी से कमेंट्स कर दो। यस सर, वेरी गुड। आओ, अब आता है डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द कंट्री साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गांवों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे कैसे बढ़ा था, ये लिखना आना चाहिए हमारे को। इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना है इधर। देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन द कंट्री साइड। अवध के पीजेंट्स में क्या हुआ था बेटा, ये लोग बाबा रामचंद्र के साथ में मिलकर के इन्होंने मूवमेंट लॉन्च किया, और उस मूवमेंट में इन लोगों ने क्या किया, जो भी तालुकदार और लैंडलॉर्ड से, जो इन लोगों से बहुत ज्यादा हाई टैक्स लेते थे, या मैं बोल दूं उनसे फ्री में काम कराते थे, फ्री में काम कराने को क्या बोलते हैं हम लोग, बेगार। क्या बोलते हैं बेटा, बेगार कराते थे। इन लोगों ने उसको करने से मना कर दिया था। साथ साथ में उन लोगों ने क्या किया था, जो हाई रेंट्स और वेराइटी ऑफ अदर सेस, जो उन लोग से बहुत सारे अलग तरह के टैक्स लेते थे, उनको टैक्स देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। दूसरा क्या था, peasant had to begar and work landlord farms without any payment as a tenants. They had a no security of tenure and were regularly evicted so that they have a no right over the leased land. और जो जिस भूमि पर वो लोग किराए पर लेकर के काम करते थे, उस भूमि को बार बार दूसरे किसानों को देते रहते थे, ताकि वो इन फ्यूचर में जाके ये क्लेम ना करे कि जमीन पे इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं तो जमीन मेरी है। बात समझ में आ गई? तो जो लैंडलॉर्ड वाला जो सिस्टम था ना, मतलब जो लैंडलॉर्ड जो किराए पे रख के लोगों को काम कराते थे, तो बार बार जो जमीन किराए पे भी अलग अलग आदमी को देते थे, ताकि वो लोग लैंड पर अपना कोई हक ना जता पाए। क्लियर है क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग रिवाइज कर पाओ। पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, रेवेन्यू, abolition of begar, social boycott, oppressive landlord. In the meantime, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh. और इसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने भी पूरे अवध जैसे जगह पर घूमना चालू किया, लोगों के मूवमेंट को एड्रेस करना चालू किया, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करना चालू किया। अवध किसान सभा was set up in the village. The peasants movement, however, developed in the form that the कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद, ठीक है। लेकिन जिस तरह से पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिस तरह से वो लोग कर रहे थे, उस तरह से जो कांग्रेस थी वो उसको पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, द हाउस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड एंड द ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर। लेकिन हुआ क्या, जो फार्मर्स वगैरह थे, वो पीजेंट्स, वो किस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो तालुकदार लैंडलॉर्ड थे, जो इंडियंस थे, उनको मारना चालू कर दिया, उनके घर लूटने चालू कर दिए, बाजारों में लूटा बाटी चालू कर दी कि भैया अब हमारे लिए स्वराज आ गया, अब तो हमारी मर्जी की वो करना चालू करेंगे। और जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे उनको मारना पीटना चालू कर दिया। बात समझ में आ गई? तो ऐसा कांग्रेस कभी भी नहीं चाहती थी, लेकिन वो
चाहती या नहीं चाहती, उन लोगों ने उस तरह से मूवमेंट को चालू किया था। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चाहती थी कांग्रेस ऐसा, क्योंकि जनरली कांग्रेस में जो लीडर्स वगैरह थे ना, वो खुद भी लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी बड़े बड़े ताल्लुकदार थे, ठीक है, वो पैसे वाले लोग बाग थे जो मोस्टली लीडर्स थे। तो अगर वो लीडर्स का ही लॉस होगा तो वो चाहेंगे कि ऐसे मूवमेंट्स हो, ठीक है। तो ये कांग्रेस क्यों नहीं चाहती थी, इसके पीछे का रीजन जान लो। अगला आता है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीजेंट्स ऑफ द अवध इन द डेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको एकदम इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। अवध के किसानों की क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बार बार अलग अलग फॉर्म में रिपीट किया है, तो थोड़ा सा फोकस करो इस क्वेश्चन के ऊपर। तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ज्यादा हाई रेंट लेते थे, बहुत सारे तरह के टैक्सेस उन पे इंपोज कर रखे थे, साथ साथ में पीजेंट्स को क्या करनी पड़ती थी, बेगार करनी पड़ती थी। वही सेम पॉइंट्स है लेकिन लिखने का तरीका है। और दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वर एविकेटेड रेगुलरली, क्या कि जिस लैंड पर उन्होंने रेंट पर ले रखा होता था उस पर टेन्योर की कोई श्योरिटी नहीं होती थी, कभी भी उनको वहां से हटाया जा सकता था और उन्हें रेगुलरली क्या करा जाता था, एविकेटेड, मतलब उन्हें निकाल दिया जाता था उस जगह से। और दूसरी, दे हैड नो राइट ओवर द लीज लैंड, और जो लैंड जिस पर वो काम कर रहे हैं, जिसको उन्होंने किराए पे लिया है, उस लैंड पे उनका कोई भी अधिकार होता नहीं था। तो फटाफट इसको कैप्चर कर लो, और किसी को कोई भी डाउट हो यहां तक तो बताओ, और अगर क्लियर है तो एक बार लिख दो सेम पेज, जल्दी से लिखो सेम पेज पे हो तो। ये बात सब लोग कमेंट्स में से इसे ढीले मत पड़ो भाई। तुम लोग सोचो तुम्हें तो वहां बैठे बैठे क्लास लेनी, यहाँ टीचर तुम्हारे लिए खड़े होकर के बोल रहा है यार, तो इतना सा तो बनता है यार। यस, सेम पेज पर है, ठीक है सर। ये अवध वाला पार्ट वापस समझाओ बेटा, बताया ना कुछ नहीं था। अवध के पीजेंट्स की प्रॉब्लम क्या थी कि उन लोगों से जो लैंडलॉर्ड और तालुकदार थे ना, वो बहुत सारा रेंट लेते थे। ये सब जगह की प्रॉब्लम थी कि अवध में स्पेशली हाईलाइट हो रखी थी, ठीक है। वो बहुत सारा टैक्सेस लेते थे उन लोगों से, जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे फ्री में। तो उन लोगों ने उसके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उन्होंने अपनी आवाज उठाना चालू किया और उन लोगों ने बोला कि भैया हम लोग आपको अनवांटेड रेंट नहीं देंगे, जो लैंड पे आप हम लोगों को किराए पे देके लीज पे काम करवा रहे हो उस पे हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो उन लोगों ने जो वहां के लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार था ना, उन लोग के घरों पे अटैक करना चालू कर दिया, बाजार वगैरह को लूट लिया था, ठीक है। और उनकी डिमांड क्या थी कि ना तो हम बहुत ज्यादा हाई रेंट पे करेंगे, बहुत सारे तरह के तुमने टैक्सेस लगा रखे वो पे हम नहीं करेंगे, और जमीनों पे हमारा भी हक है, जो जमीन हमने आपसे किराए पे ली है तो उस पे हमारा राइट है, हमारे को कोई राइट दो। इस तरह की चीजें चालू हुई थी। प्लांटेशन वर्कर जो आसाम के थे, उन लोगों ने स्वराज का मतलब क्या समझा था, मैंने आपको बताया था। प्लांटेशन वर्कर ने स्वराज का मतलब क्या समझा था कि उनको फ्रीडम मिल गई है और अब वो क्या कर सकते हैं, जो उन चाय के बागान है, प्लांटेशन ग्राउंड है, उनको छोड़ करके भाग सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम मीन दैट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट from a confined space which they were enclosed. Swaraj meant retaining a link to the village from which they had come, ठीक है। और उनका मतलब क्या था कि वो वापस जा सकते हैं जहां से वो आए। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन विदाउट द परमिशन। क्या कि एक इमिग्रेट लॉ बना रखा था ब्रिटिशर्स ने, उसमें ये लिखा था कि कोई भी ब्रिटिशर्स की बिना परमिशन के टी प्लांटेशन को छोड़ करके नहीं जा सकता अपने घर। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, कोई जा परमिशन बस बोला था, लेकिन वो लोग कभी परमिशन देते ही नहीं थे। तो लोग बाग बहुत ज्यादा परेशान थे, मतलब लोगों की मां मर जाती थी, बहन मर जाती थी, लेकिन वो लोग उनको टी गार्डन छोड़ के जाने नहीं दी जाते थे, नहीं देते थे। आज भी आसाम के अंदर आपको एक ट्राइब मिलेगी जिसको बोलते हैं टी ट्राइब के नाम से जाना जाता है। वो ट्राइबल सोसाइटी है, अंग्रेजों द्वारा टी के काम में लाई गई थी। आज उनकी पुश्तें भी आज भी टी के गार्डनों में ही काम करती है, वो टी ट्राइब कहलाती है आसाम की। आज भी आसाम में ये ट्राइब देखने को मिलती है। When they heard the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation and headed home. और जैसे उन लोगों को कोई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चला, बहुत सारे लोग बाग अपने घर की तरफ भाग गए। लेकिन they believed that the Gandhi Raj was coming and everyone would be given a land in their own village. और लोगों को क्या लगा था कि अब गांधी राज आ गया और सबको क्या मिलने वाली है, जमीनें मिलने वाली है अपने अपने गांव में, ऐसा लोगों को फील होने लगा था। अब समझ रहे हो तुम किस लेवल पे प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई थी। तो ये सारी चीजें थी।
अब आता है टॉपिक का एंडिंग कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस रीजन से विड्रॉ कर लिया था, या गांधी जी ने क्यों डिसाइड किया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। फटाफट मुझे बताओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप करने का गांधी जी ने क्यों सोचा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन, कि नॉन कॉपरेशन को विड्रॉ किया। फटाफट कमेंट्स में बताओ मेरे को, देख किस किस को याद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्यों बंद किया था, जल्दी से। तबीयत सही मेरी नहीं है, तुम लोग घर बैठ करके भी कमेंट नहीं कर रहे हो, जल्दी बताओ यार। चौरी चौरा, चलो वेरी गुड, इक्का आया। और क्या हुआ था, बाकियों को नहीं पता कि क्यों बंद किया था गांधी जी ने। गांधी जी ने फरवरी 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप क्यों कर दिया था, उसके पीछे के 3 रीजन क्या क्या थे बेटा? फेवरेबल ट्रीटी ऑफ टर्की नहीं, टर्की का जो वो एम्परर था ना, उसको खुद को वहां के लोगों ने उखाड़ फेंका था, ठीक है। तो जो खिलाफत इशू था, उसका जो अटेंशन था, या जो खिलाफत मूवमेंट की जो रिलेवेंस थी, वो कम हो रही थी। वेरी गुड, एक चौरी चौरा इंसिडेंट लिखा, एक खिलाफत मूवमेंट जो था वो खलीफा को रिमूव कर दिया गया था, और क्या क्या रीजन थे बताओ? 3 रीजन लिखने, क्या लिखोगे? और बहुत सारी जगह पे इस लेवल पर वायलेंस फैल गया था, तो गांधी जी को लगा कि अब लोगों में वो सेम एंथुसियाज्म नहीं बची है, तो पहले लोगों को नॉन वायलेंस का मतलब समझाना पड़ेगा, उसके बाद में मूवमेंट दोबारा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि लोग बाग इतने लंबे समय से चल रहे मूवमेंट की वजह से क्या हो गए थे, फेड अप हो गए थे, थक गए थे, ठीक है। तो देखो मिडिल क्लास, एक सेकंड रुकना बेटा, इस क्वेश्चन का, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। तो गांधी जी को लगा कि एक तो मूवमेंट वायलेंट हो गया बहुत ज्यादा, क्लैशेस टुक प्लेस इन चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स पिकेटिंग अ लिकर शॉप वर बीटन अप बाय द पुलिस ऑफिसर, कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने दारू की दुकानों को बंद कराया था, उनको पुलिस वालों ने मारा था। ऐसे भी रीजंस थे बहुत सारे। अ प्रोटेस्ट ग्रुप ऑफ पीजेंट्स वेंट टू द पुलिस स्टेशन, bolted the door and set the fire to the police station, killing the 22 policemen। ये चौरी चौरा इंसिडेंट को डिटेल में बता रखा है। The incident shocked गांधी जी and had he immediately withdraw the movement। तो देखो, इसने बताया सिर्फ चौरी चौरा मूवमेंट को ये, लेकिन उसको पार्ट्स में बता दिया, ठीक है। आप लोग के पास तो और भी बहुत सारी बात है कि टर्की वाला जो खिलाफत मूवमेंट था, उसकी रिलेवेंस भी कम हो रही थी, आप ये भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसने तो एक चौरी चौरा को देखो कितना स्मार्टली 5 पॉइंट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। और ये सब मैं आप लोग को जितने भी आंसर दे रहा होता हूं, ये सीबीएसई की जो आंसर की गाइडलाइंस है उसके बेसिस पे लिखता हूं मैं, ठीक है, मतलब मेरी टीम लिखती है। दूसरा, मूवमेंट सिटीज में ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया था, उसके रीजंस बहुत सारे थे। अब और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों क्यों किया था, इसका रीजन सिटीज वगैरह में क्यों स्लो डाउन हो गया था। तो सिटीज में खादी क्लोथ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, हर कोई बियर नहीं कर सकता था, स्पेशली गरीब आदमी। तो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक जो खादी क्लोथ्स थे उसका बॉयकॉट पॉसिबल नहीं था। दूसरा, बॉयकॉटिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूट, तो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का जैसे बॉयकॉट कर रहे थे, दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास अवेलेबल भी नहीं था जहां पर वो ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट एंड टीचर्स बिगन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल, लॉयर ज्वाइन बैक टू द वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट, और लोगों ने जो बाकी कोर्स वगैरह को वापस ज्वाइन करना चालू कर दिया था। इसलिए गांधी जी को समझ में आ गया था कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लेना चाहिए, विड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। तो middle class has played an important role in the non-cooperation movement in the cities। Explain what do you think that the movement slow down in the cities। तो वही रीजन कि मूवमेंट पहले तो कि मिडिल क्लास ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद में वहां पे वो स्लो डाउन क्यों हो गया था। तो आप लोग को पता है पार्टिसिपेट कैसे किया,
और स्लो डाउन क्यों हो गया था वो आप लोगों ने पढ़ाई। तो आप लोग से पूछे ना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ क्यों कर लिया था, तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि भैया जब लोगों गांधी जी ने बॉयकॉट करने को बोला तो अदर ऑप्शन जो थे इंडियन ऑप्शंस वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, तो इस कारण से भी लोगों ने दोबारा शिफ्ट करना चालू कर दिया था, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जो स्पिरिट है वो स्लो डाउन हो गई थी। इज इट क्लियर? अगर सबको यहां तक समझ आ गया है तो फटाफट मेरे को कमेंट करके बता दो, ठीक है। मेरी तरफ से जो फर्स्ट टॉपिक है वो आज खत्म हो गया है।